रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे। आज है 23 तारीख, जनवरी का महीना गुजर चुका है ऑलमोस्ट और मंडे का दिन है और 9:30 से लेकर 11 तक आपसे बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जी, बड़े बड़े लोगों की आज सालगिरह है मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में वो सेलिब्रेट की जाएगी लेकिन अभी हम जो है ना सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। आपको बताइए किसकी बर्थडे है, लेकिन वो तमाम लोग जो आज बर्थडे नहीं भी मना रहे उनको हैप्पी बर्थडे। वो क्यों? इसलिए कि एवरी डे हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, नई सुबह होती है, शुक्र अदा करते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हम आपके सामने बैठे हैं, एक नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है इस दुआ के साथ कि ये हफ्ता बहुत अच्छे से गुजरेगा। और इस दौरान पिछले ट्यूसडे से लेके अब तक बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बड़े बड़े वाक़यात सोशल मीडिया पर देखें तो लगता है हर वक्त कैओस चल रहा है, कुछ ना कुछ अफरा तफरी मची होती है। लेकिन दिन का आगाज़ कर रहे हैं डॉक्टर हसीब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना प्यारा बोलते हैं डॉक्टर हसीब गए हुए थे वीकेंड पे आपसे बात। बिल्कुल। किसकी बर्थडे है आज? एक है बड़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी, सही। आज उनकी बर्थडे है, मगर केक खाए उनको बर्थडे विश करेंगे। मुझे तो प्रोड्यूसर साहब की बर्थडे है। अच्छा, प्रोड्यूसर भी है हमारे पास कोई? अच्छा प्रोड्यूसर बर्थडे, अच्छा जब केक खाएंगे तो विश करेंगे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सूखे सूखे कैसे, जैसे छवारे होते तो निकाह का पता चलता है ना, वैसे ही केक होगा तो फिर बर्थडे का पता चलेगा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम हंसते खेलते हंसी मजाक कर रहे होते, लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ी बात जिसने मुझे बड़ा अपसेट किया इस हफ्ते में, वो दो बच्चियों की आपने शायद स्टोरी सुनी जिन्होंने एक बच्ची को बुली किया था। वो मतलब बात कहने का ये कि तरबियत का ताल्लुक बड़े बड़े स्कूलों, महंगे स्कूलों से नहीं होता है, तरबियत घर से की जाती है। और एक बात तो हमने कुछ हफ्ते पहले डिस्कस की थी कि यंग बच्चों में नशा बड़ा कॉमन हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ड्रग्स बहुत कॉमन हो रहे हैं और ख़ासकर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में आजकल इन चीज़ का रुझान है। कूल बनने के चक्कर में ना बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नौजवान आजकल के बड़े मिसगाइड हैं। गाइड कौन करेगा उनको? आप करेंगे? मैं गाइड वालिदैन करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, उसके बाद फिर जो टीचर्स हैं स्कूल इंस्टीट्यूट्स के जो भी उनकी जिम्मेदारी भी वही बात ना है। कि महंगी फीसें देने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी तरबियत अच्छी जगह पे कर रहे हैं या तरबियत हो रही है। बिल्कुल घर से वो किरदार घर पे अदा करना पड़ता है। बिल्कुल। पनिशमेंट देनी चाहिए बच्चे को कि एक खसूसी एज तक। एग्जैक्टली। पनिशमेंट का तस्वर भी होना चाहिए। पनिशमेंट का तस्वर हमारे सिस्टम से चला गया है, ठीक है। बच्चों को डांटते नहीं है, क्योंकि वो फिर और बदमाशी करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए, उन पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। फ्रेंडली भी हो लेकिन एक रोब भी होना चाहिए। बिल्कुल रोब होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जिस घर में टीनेजर्स हो या छोटे बच्चे हों, उस घर के दरवाजे पे मतलब वो मारने के जाओ। हाँ, नहीं उस पे वो मारने वाली छड़ी जरूर होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, पनिशमेंट का तस्वर खत्म हो गया है तो बस बच्चे जो दिल में आए वो करें। एग्जैक्टली। अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर हसीब को कौन नहीं जानता, होम्योपैथिक डॉक्टर है ये, और कल ही ये समाज से आए, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं, कैंप्स लगाते हैं। पूरे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हमने इनसे की थी कि पूरे मुल्क में जाएं, इनके हाथ में अल्लाह ताला ने बड़ी शफा दी अपने वालिद साहब की तरह से। और ये G9 मरकज़ में प्रैक्टिस करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को ये पेशावर में प्रैक्टिस करे होते हैं। इनके नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। कुछ भी आपने इनसे बात करनी हो सेहत के हवाले से तो ही इज़ द राइट पर्सन जो आपको गाइड कर सकें और बड़ा सही मशवरा ये देते हैं। दूसरी बात ये कि आज का टॉपिक है होम्योपैथी में जो मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जो डायग्नोस करने के लिए होते हैं। मेरे जहन में ये था कि होम्योपैथी में ब्लड टेस्ट क्यों होते होंगे, होने की ज़रूरत होती है होम्योपैथी में? होम्योपैथी तो एक इलाज है, ठीक है, एक तरीका इलाज है जिसकी मेडिसिन फ़र्क हैं एलोपैथी से या हिकमत से, ठीक है। जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है तो डायग्नोसिस तो बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस आपके इलाज को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है, ठीक है। अगर आप सिंपल ब्लड टेस्ट भी 200-300 रुपए का करवा ले, वो भी आपको बता देता है कि इंसान के वजूद के अंदर की कैफियत क्या है, इम्यून सिस्टम किस चीज़ में इन्वॉल्व है, या सिर्फ यूरिन टेस्ट भी आपको पूरा फंक्शन बता देता है कि अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक्स, वक्त बच जाता है, वक्त भी बच जाता है और
इलाज की जो डायरेक्शन है वो भी सही तरीके से समझ आ जाती है। समझ आ जाती है जी। 051-410-2251 हमारे स्टूडियो का नंबर है, डॉक्टर हसीब से आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा इनके व्हाट्सएप नंबर है। और दरखास्त मेरी यही है कि जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग यहाँ पर रहते हैं वो कराची कंपनी G9 मरकज़ में ना, वहाँ पे आप कांटेक्ट करें, इनसे रब्ता करें, वहाँ पे जाएं, सामने बैठ के जो बात की जाती है 10 सवाल जहन में आते हैं, डॉक्टर के लिए ज़रा इजी हो जाता है। बाकी इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाऊँ, मुझे थैंक यू करना है तहे दिल से जूल आर्ट का, जिन्होंने खूबसूरती जो है ना, ये डॉक्टर हसीब ने भी तारीफ की है, उन्होंने ये बना के दिया। ये सारा हाथ का काम है। नजमा आप ये वेरी ओन मेकअप आर्टिस्ट, ये बंदी वेली नहीं बैठती है डॉक्टर साहब। अगर मेकअप नहीं कर रही होंगी तो ज्वेलरी बना रही होंगी, ज्वेलरी बन चुकी होगी तो वो यूट्यूब पे खानों की रेसिपीज डाउनलोड कर रही होंगी। लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया आपका जूल आर्ट का, वेरी प्रिटी, वेरी एलिगेंट ये मुझे पीस बना के दिया है। और हम बात करें डॉक्टर हसीब से सेहत के हवाले से कि होम्योपैथी में ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब कराने क्यों ज़रूरी होते हैं, बड़े क्लियरली उन्होंने बता दिया है। लेकिन अगर ऐसे सवाल आपके जहन में हैं तो 051-410-2251 पे आप कॉल कीजिए, डॉक्टर हसीब आपको जवाब देंगे और आपको सही तौर पे गाइड कर सकेंगे। देखिए जी, डायग्नोसिस से आपके वजूद के पूरे खराबी का पता चल जाता है। फ़र्ज़ करें आपके मोहरों में मसला है तो एक CT स्कैन से या एक MRI से पूरे पैथोलॉजी आपको वाज़ेह तरीके से नज़र आ जाती है। हाँ, फिर हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इन डायग्नोस्टिक्स को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसकी इंटरप्रिटेशन सही तरीके से नहीं कर सकते, तो उस सलाहियत के ना होने की वजह से वो इग्नोर करते हैं रिपोर्ट्स को। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड आपको गुर्दे की पतरी का साइज बता देता है, आपको ये बता देता है कि स्टोन्स की जो इकोजेनिटी है, यानी सख्त है या नरम है, या आपके पित्ते में स्टोन है उसका भी पता चल जाता है। या अगर ईको की बात करें, ईको से आपके दिल की एफिशिएंसी सारी पता चल जाती है, आपके वॉल्व्स का पता चल जाता है। या एंजियोग्राफी हो तो उसमें बाकायदा ये पता चल जाता है कि आपके दिल की शरियान कितने % ब्लॉक है, 100% उसकी मतलब एक्यूरेसी होती है। इसके अलावा और भी जितने डायग्नोस्टिक्स है, इसकी वजह से तो डॉक्टरों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है इलाज करने में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, नॉर्मली आपका कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर्स का कसूर होता है कि वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि बीमारी इंटरप्रेट नहीं कर पाते ना। एक फ़र्ज़ करें एक MRI या एक CT स्कैन की इंटरप्रिटेशन करना जो है वो नालायक डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज हो, आप चीज़ों को समझते हैं, आप चीज़ों की पैथोलॉजी को जानते हैं, तो फिर आपके लिए इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। और फिर आपका जो ट्रीटमेंट है उसकी तासीर भी अच्छी होती है। यानी आप उस मुताबिक जब दवाइयाँ देते हैं तो मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे लोग मैसेज करते हैं कि डॉक्टर हसीब के आने से पहले एक हफ्ते में बस सवालात के ढेर होते हैं। थोड़ा सा टॉपिक से हटके H. पाइलोरी के हवाले से मुझसे 2-3 सवाल पूछे गए थे कि जी क्या चीज़ है, क्या वापस आ जाती है दोबारा ये? H. पाइलोरी बड़ा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, मैदे के जरासीम जैसे सादा अल्फाज में, लेमन वर्ड्स में कहते हैं। अमूमन रिसर्च के मुताबिक, स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 50% लोग इसका शिकार है पूरी दुनिया में। अच्छा, आधी दुनिया मतलब आधी आबादी? जी बिल्कुल। और ये खुराक से यानी सफाई सुथराई ना होने की वजह से आपके मैदे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और एक बंदे से दूसरे बंदे में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। जी, बजरिया खुराक, बजरिया सलाइवा या बजरिया फीसेस, यानी जो गलाजत है वो इसकी बड़ी वजह है। ठीक है, ठीक है। और ये क्योरेबल है? ये क्योरेबल है, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है एंटीबायोटिक्स की तरफ। यानी अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स कोर्स किया होता है, लेकिन दोबारा उनका H. पाइलोरी जो है वो। ले जी, एक कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैंने तो काफी देर से होल्ड किया हुआ था, दोबारा कॉल कीजिए 051-410-2251। सेहत के हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर हसीब खानजादा हमें ज्वाइन करते हैं। आज हम बात करें कि होम्योपैथी में ब्लड टेस्ट और बाकी जो टेस्ट होते हैं उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि वाकई वक्त की बचत, बीमारी का पिन पॉइंट हो जाना कि जी ये बीमारी है, इसका इलाज फिर ऐसे किया जाता है। आपने इससे पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हार्ट के इश्यूज का भी इलाज होम्योपैथी में है। जी बिल्कुल। तो उसमें बहुत कम टाइम नहीं होता इलाज करने का दिल के मरीजों के लिए? देखिए, एक तो इमरजेंसी होती है ना,
فرض کرے کہ ایمرجنسی سچویشن ہو گئی ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو ہارٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے, مریض کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے دل کے کچھ حصے کو خون کی سپلائی بند ہو گئی تو آپ کو شدید درد ہوگا. اس درد کے نتیجے میں آپ کا جو دل جس کو خون کی سپلائی بند ہے وہ ٹیشو آپ کا ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے وہ کچھ منٹ, ٹھیک ہے. تو اس دوران کیا کیا جاتا ہے, اس دوران مریض کو جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اس کو اینٹی کوگولنٹ انجیکشن لگا دی جاتی ہے, جس سے اگر کوئی کلاٹ پسا ہوا ہے تو وہ کلاٹ فوراً نکل جائے. تو اسی طرح دوائیاں ہومیوپیتھی میں بھی موجود ہیں, لیکسس ہے, اتنا ہی جلدی افیکٹ کرتی ہیں, بالکل اتنا ہی, اس سے زیادہ جلدی بھی افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک. تو ہومیوپیتھی میں بھی موجود ہے, ہر قسم کی ایمرجنسی کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. یا فرض کرے فالج ہو گیا مریض کو, سٹروک ہو گیا, تو سٹروک کے مریض کے لیے بھی پہلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہوتے ہیں. اگر اس 24 گھنٹوں میں دماغ کے اس حصے کو خون کی سپلائی بحال نہ کی جائے تو وہ دماغ کا حصہ تو ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو ادھر بھی اینٹی کوگولنٹ لگائی جاتی ہے, پہلے ایم آر آئی کرائی جاتی ہے, پھر اس میں دیکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ فوراً دوائی دے دیں زبان پہ تو وہ کلاٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, خون کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے. ہومیوپیتھی میں ایمرجنسی کیسز میں بڑا اچھا اپروچ موجود ہے, لیکن ایمرجنسی کی سچویشن میں لوگ ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں. جی 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 جی. اچھا ہومیوپیتھی کے ہاسپٹلس کیوں نہیں ہیں؟ کلینکس تو ہوتے ہیں پاکستان میں. ہومیوپیتھی کی ہاسپٹلس ہیں پاکستان میں, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, لیکن اگر بھارت میں دیکھیں وہاں گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے ہومیوپیتھی کے, تو ہزاروں ہاسپٹلس ہیں سرکاری سطح پہ. بالکل سرکاری سطح پہ, لیکن پاکستان میں ہومیوپیتھی کو کوئی سپورٹ نہیں حاصل حکومت کی طرف سے, تو 0% سپورٹ ہے. اپنے اون پہ پریکٹس کر رہے ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں. تو سپورٹ تو گورنمنٹ کی ضروری ہے. آپ اگر بڑی سطح پہ کوئی ہسپتال اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے. یا ڈپارٹمنٹ ایسے بن جائے اداروں میں, ہاسپٹلز میں, بالکل ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ ہومیوپیتھی کی پریکٹس نہیں ہو رہی. وہی تو پھر نا کیا فائدہ اس کا, جیسے کہ او پی ڈی ہونا چاہیے, اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے ہومیوپیتھی کا بھی, جس کو اگر فائدہ مل جائے, شفا مل جائے, تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے. صحت بہت بڑی نعمت ہے جی, اور جن کے پاس, اب آپ دیکھ لیں کہ اگر بخار ہوتا ہے, بخار تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہے ہمیں سامنے, لیکن اس کے ساتھ آپ کا منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا دل نہیں کرتا, پھر اس کے آفٹر افیکٹس رہتے ہیں. ہومیوپیتھی وہ واحد ذریعہ علاج ہے جس میں آفٹر افیکٹ سائیڈ افیکٹس دوائیوں کے نہیں ہوتے, اور گریجولی. جی آپ اس بات کو بڑھا سکتے ہیں. آپ نے ایچ پائلوری کی بات کی نا, تو ایچ پائلوری کے کیسز آئے روز ہم دیکھتے ہیں, ایگزاسٹ کیے ہوتے ہیں انہوں نے اینٹی بایوٹکس, 2 گرام کے بھی اینٹی بایوٹکس انہوں نے ایگزاسٹ کیے ہوتے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ رپورٹ پازیٹیو آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جب ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہومیوپیتھک دوائیاں جب ہم دیتے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا جو قوت مدافعت ہے یا آپ کا اپنا جو وائٹل فورس ہے وہ انگیج ہوتا ہے ان بیکٹیریاز کے خلاف, اور آپ کا اپنا وائٹل فورس ہی اس بیکٹیریا کو ختم کر سکتا ہے, بجائے کوئی اینٹی بایوٹک یا کوئی اسٹیرائڈل دوائیوں کے. آپ کا اپنا امیون سسٹم زیادہ ایفیکٹو ہے بیماریوں کو ختم کرنے میں. اچھا, آج کل جو افواہ پھیلی ہوئی کہ کووڈ کا نیا ویریئنٹ کو آیا ہوا ہے, از اٹ ٹرو؟ مے بی ہو سکتا ہے. جی بالکل, مطلب سردیوں کو تحفہ لازمی. جی بالکل, یہ لگتا ہے مجھے اس کے ویریئنٹ چینج ہوتے رہیں گے. بالکل جی, ویریئنٹس چینج ہوتے رہے. دیکھیں امیون سسٹم کو سمجھے, اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو آپ کا امیون سسٹم اس بیماری کے خلاف اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہی وائرس اگر دوبارہ آپ کے جسم میں آئے گا تو وہ اینٹی باڈیز آپ کے وجود میں موجود ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے, لیکن وہی جراثیم, وہی وائرس اگر میوٹنٹ ہو کے آئے گا, شکل بدل کے آئے گا, تو آپ کے جسم کو نئی اینٹی باڈیز اس شکل کے پر بنانی پڑتی ہے. تو بالکل, لیکن اگر آپ کی امیون سسٹم ہی ویک ہو جائے تو نئی اینٹی باڈیز پھر نہیں بنے گی. نئی اینٹی باڈیز بنیں گے, لیکن بننے سے پہلے وائرس آپ کا کام تمام کر چکا ہوگا. جی ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریے. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, خیریت سے. کون بات کری, کہاں سے؟ وزیرستان سے بات کر رہا ہوں, اور مبشر احمد میرا نام ہے. مبشر خیریت سے ہے؟ بہت خیریت ہے, لیکن آپ کا پروگرام ہے نا, میں وہ چینل پر دیکھ رہے, آپ اس پروگرام میں شامل ہے نا؟ میں بولیے.
آپ اس پروگرام میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ سہار پروگرام میں تو اس میں آپ شامل ہے کہ نہیں؟ کس پروگرام کی بات کریں؟ میں اسی پروگرام میں ہوتی ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ڈاکٹر حسیب سے پوچھ رہے ہو. ڈاکٹر حسیب ہر پیر کی صبح آتے ہیں. میں آپ سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام ہے نا، سہار پروگرام ٹی چینل پر دیکھ رہا ہے. یہ نمبر اس نمبر پر، یہ پروگرام پہ اس نمبر یہ ہے. میں نے اس لیے ڈائل کیا تھا کہ میرے ایک بیماری ہے تو اس کے بارے میں تو آپ پوچھیں، ڈاکٹر حسیب سن رہے ہیں، آپ ابھی سوال کر لیں. بے شک میرا بیماری ہے نا تو میرا تو بہت زیادہ تر خراب ہے. ہر ٹائم میرا میدے ہے نا تو وہ سواگت کر رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میدے میں جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ جی جی، جلن بہت زیادہ ہے ہمارے میدے میں. ٹھیک ہے. اور میدے کے کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں آپ نے؟ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروایا؟ کس کا؟ ایچ پائلوری کا، میدے کے جراثیم کا. آپ پشتو میں بات کر رہے ہیں. نہیں، میں نے ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن ہمارا وزیرستان میں اس کی بحالی کبھی نہیں ہے. لیکن وزیرستان ہے تو ایک رات کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر بہت کم سے مل جائے. ڈاکٹر کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک دوائی بتا دیتا ہوں نا، وہ آپ اپنے لیے لے لیں. جی اس نمبر پر میسج نہیں کیا آپ نے؟ اگر آپ نے تو واٹس ایپ نمبر کا پوچھ رہے ہیں. جی بالکل ہے. وہ یہ جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس پہ آپ وائس میسج کر دینا تو میں آپ کو دوائی سینڈ کر دیتا ہوں. لیکن ہمارا وزیرستان میں نیٹ ورک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ بہت کم ہے. وہ ادھر نہیں کام کر رہا ہے. چلیے مبشر، آپ کوشش کریں یا ابھی آپ فون بند کریں اور ٹی وی پہ دیکھیں، آپ کو جواب ڈاکٹر حسیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آنر بتا دیں. نیٹ ورک کا مسئلہ ہے ادھر. ہاں جی بالکل. یہ میدے کا مسئلہ ہے. میدے کے مسئلے کے لیے نکسومی کا بڑی بہترین دوائی ہے. اگر وجہ بھی معلوم نہ ہو تو نکسومی کا 30 پوٹنسی میں لینی چاہیے. کوئی بھی میدے کا مریض اس کو لے سکتا ہے، اور اس کے لینے سے ہر میدے کے مریض کو افاقہ ملتا ہے. ہاں اگر میدے کی وجہ ایچ پائلوری کی وجہ سے ہے تو پھر اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی فوری طور پہ اب نیکسومی کا NUXVOMICA. مجالے پلے پڑاؤ مجھے، میں نیکسومیکا ویسے ہی بول دیتی ہوں. 30 پوٹنسی میں کھانی کتنے قطرے؟ 5 ڈراپس 3 ٹائم لینے ہیں. 5 ڈراپس 3 ٹائم مبشر آپ نے لینے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، بیکاز ڈاکٹر صاحب کے لیے آسان ہے، ان کے لیے لینگویج ایزی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا پروگرام، دیکھ لیجیے گا. ادروائز 10:30 بجے رات کو آئے گا. آپ ریپیٹ میں یہ پروگرام دیکھ لیجیے، دوائیاں منگوا لیں اور علاج اپنا شروع کر دیں. اگر افاقہ نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب سوات میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، اتوار کو وہاں پہ ہوتے ہیں، پشاور میں ہوتے ہیں جمعرات کو، گلبہار کالونی میں، اور اس کے علاوہ G9 اسلام آباد میں یہ ہوتے ہیں پیر، منگل اور بدھ کو. کہیں پر بھی آپ جو ہے نا ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان سے علاج کرا سکتے ہیں. وزیرستان سے، وزیرستان کافی دور ہے. ہاں جی، تو ان کو چاہیے کہ واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں. میں ان کو دوائی بتا دوں گا، ان سے مزید علامات بھی لے لوں گا. تو ان کو میں مکمل علاج بتا دوں گا، وہاں سے یہ اپنے لیے ارینج کر لیں گے. چلیے صحیح، انشاءاللہ شفا دے گے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب کو بھی بتاتے ہیں فری میں دوائیاں وغیرہ نہیں نا. تو یہ آپ سب کی دعائیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے. کال کیجئے 051-410-2251. ہم بات کر رہے ہیں ہومیوپیتھی میں جو ٹیسٹ کی جاتے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے. اس حوالے سے اگر آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، واٹس ایپ نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں. ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب کچھ دل کے حوالے سے بات کریں. دل کی بیماریاں اتنی کامن کیوں ہو گئی ہیں؟ دل کی بیماری تو کامن اس وجہ سے بھی ہے، اگر جینز میں بھی چلی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے والدین میں دل کے شریان بند ہونے کی ہسٹری ہے تو دیر از 50% چانس کہ آپ کو بھی دل کا عرضہ لاحق ہو سکتا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ شاید ورزش کرنے سے یا ڈائٹ کنٹرول کرنے سے یہ بیماری ہماری جو ہے وہ رک جائے گی، اس کے ساتھ سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے، لیکن ہونی ضرور ہے، انیویٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے. آج کل بڑی اچھے پروسیجر آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ اینجیوپلاسٹی ہو گئی، یعنی سینہ چیرنا نہیں ہوتا، ایک اینجیوگرافی کے ذریعے اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے، سٹنٹ لگ جاتا ہے. اگر دل کی شریان بند ہے تو وہ سٹنٹ کے ذریعے بھی اس کو کھلا رکھا جا سکتے ہیں. دوسری طرف ہومیوپیتھی میں بھی ایسی ادویات موجود ہے جو دل کے شریانوں کی بندش ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر دل کی شریانیں بند ہو جائے تو قدرتی طور پہ ان شریانوں کے ارد گرد
छोटी छोटी शरियाने जो हैं उनका एक जाल बिछा जैसे कि हुआ है। प्लान बी बनाया हुआ है प्लान ना? बी अल्लाह ने ओके, बनाया हुआ है। अच्छा, उनको अच्छा। कितने कोलेट्रल आर्टरीज, ठीक ओके है। जी। वो जो छोटी छोटी शरियानों की जो जाल बिछा हुआ है वो एथलीट्स में, जो लोग स्पोर्ट्स के साथ जिनका ताल्लुक होता जी, है, जी, जी। उनमें वो छोटी छोटी शरियानें पहले से खुली हुई होती है। अच्छा। या आपने ऐसा भी कभी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि मेन वो शरियान बंद हो गई कुदरती तौर पे, दूसरी शरियान बन गई थी, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी शरियानें हैं ये भी मौजूद होती है। तो ऐसा नहीं है कि दिल की एक रग बंद होने से बस आपके दिल को खून की सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद होगी। ठीक, ठीक। हाँ, अगर दिल के शरियान में बंदिश है और वहाँ कहीं क्लॉट आके फंस गया तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, हर दफा आपको बोल देते हैं मैं फौरन दर्द शुरू हो जाती है मुझे। अल्लाह बचाए, सेहतमंद रखे सबको, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है, खुदा ना खास्ता। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, ये भी होता है जो मैंने देखा, मैं अपनी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जी, सेल्फ किसी ने कहा मुझे ये मसला है, मैंने ये खाया, तो अगले दिन वो दवाई शुरू कर देते हैं। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से तो हमारी बैक्टीरियाज रेजिलिएंट बन चुकी है आपके एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। इसी वजह से तो एंटीबायोटिक्स आप पे काम करना छोड़ गई है। एक पेशेंट मेरे पास आया यूरिन इन्फेक्शन लेके, उसका यूरिन कल्चर हुआ था और यूरिन कल्चर में मैंने देखा कि हर एक एंटीबायोटिक जो मौजूद है इस दुनिया में उसके खिलाफ उसकी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो चुकी थी। तो बेचारा रोने लग गया। मैं कहा रो क्यों रहे हो? कहते हैं मुझे डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है कि आपके पेशाब के इन्फेक्शन का इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं है। ओए होए होए। तो वो उसको हमने दवाइयाँ दी, वो ठीक हो गया, बड़ा खुश। अच्छा, शुक्र। तो ये जो रेजिस्टेंस का मामला है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, इसकी वजह से डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं आजकल। बड़े बड़े जो डॉक्टर, लोग शॉर्टकट्स देखते हैं, फौरन एंटीबायोटिक खा ली, ऐसी चीजें खा ली जी, बिल्कुल। ताकि जल्दी फर्क पड़ जाए। हाँ, क्विक फिक्स के चक्कर में ना, अभी मरीज को छोटा सा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है जिसने अदरक के कावे के साथ भी ख़त्म हो जाना था। तो वो जब जाता है किसी क्वेक के पास और क्वेक उसको 2 ग्राम की एंटीबायोटिक लगा देता है, अच्छा। तो कल को अगर उसको कोई सीरियस इन्फेक्शन का सामना पड़ जाए तो उसका तो फिर 2 ग्राम से गुजारा नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस है, ये बड़ी आजकल प्रॉब्लम बनी हुई है। अदरक से मुझे याद आया मसाला, मसाले से मुझे याद आया मुर्गी, मुर्गी से मुझे याद है बिरयानी, और राब्ता होता है फिर डॉक्टर रसीफ से। बिरयानी बनानी थी डॉक्टर साहब हमने आज। हाँ जी, बिल्कुल। मुर्गी नहीं मिली आपको? नहीं, हम साये की पकड़ के लिए मुर्गी बहुत महंगी हो गई है। तो बगैर मुर्गी के हम बिरयानी नहीं बना सकते ना। हाँ, हम दाल चावल बनाएंगे। तो उम्मीद है कि हम दाल का अरेंज कर लेंगे। बस आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया, हमारी बात भी हुई थी। मैं तो बिजी होता हूँ ना, मेरे पास तो बिरयानी मैं बना के ले आऊंगी, नाम फिर इनका लगा देंगे कि इन्होंने बनाई थी बिरयानी। नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे दाल चावल। हाँ, दाल चावल आसान है, वो जल्दी बन जाएंगे ना। बस दाल चावल उबाल लो और दाल कुकर में रख के उबाल लो बस। आप खाने पकाना बनाते हैं, इसका मतलब है? मैं क्यों नहीं, मैं तो बना सकता हूँ। जबरदस्त, क्या बात है जी डॉक्टर साहब, जो खाने भी अच्छे बनाए, इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है। लेकिन मानेंगे हम जब हम बनाएंगे खाना। तो आपकी भी कोई अगर खाने की फरमाइश है तो डॉक्टर हसीब से कर लें। हाँ बिल्कुल, आजकल देखें सब मर्दों को खाना पकाना सीख लेना चाहिए। आजकल के खवातीनों से ज्यादा तवक्को ना रखें। हाँ, रखे बेगम आपके लिए जो है ना बिरयानी बनाई, खुद बनाना सीखें, उनको भी खिलाएं, सवाब कमाएं। हाँ बिल्कुल, बेगम भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, जिंदगी आपकी हैप्पी रहेगी, घर में सुकून रहेगा। तो अच्छी बात है। हम लोग समझते हैं कि जी मेडिकल से ताल्लुक है तो एक रुकी सुखी जिंदगी होगी, लेकिन ये कि आपको शौक है इन चीजों का ना। मैं तो बचपन से बनाता रहा ना, जब भी घर में कुकिंग होती तो मैं इन्वॉल्व हो जाता। जबरदस्त। अभी तो टाइम नहीं होता, लेकिन बहुत बनाए हैं और बड़ा अच्छा बनाता हूं। समटाइम्स अनवाइंड करने के लिए भी जरूरी होता है कि आप रूटीन से हटके कोई ना कोई काम करते रहें। देखिए, इस किस्म के कामों से आपको बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है। जैसे किचन के बर्तन आपने धो लिए, सफाई करने के साथ आपके दिल को सुकून मिलता है। कोई अच्छी सी डिश बना दी तो बिल्कुल जबरदस्त जी। अच्छा, वैसे कोई हॉबीज है आपकी? टाइम मिलता है म्यूजिक सुनने का, ऐसे कुछ? देखिए, हॉबीज हमारी यही है कि चूँकि ट्रैवलिंग हमारी ज़्यादा होती है, हाँ। 3-3, 4-4 घंटे हमारे, तो इस दौरान कुरान तर्जुमे के साथ सुनते हैं, जबरदस्त। ठीक है। और फ्री टाइम गाड़ी में लगा लेते होंगे तिलावत कुरान पाक को ड्राइव करते जाते हैं। हाइकिंग करने का मौका मिलता है तो शूज़ गाड़ी की डिग्गी में पड़े होते हैं, पहाड़ों का रुख करते हैं, वहाँ भी बड़ा रिफ्रेश भी हो जाते हैं अगले वीक के लिए। अभी भी जाऊंगा हाइकिंग। अब अभी जाएंगे आप? हाँ, अभी यहाँ से गाड़ी में शूज रखे हुए हैं। गाड़ी आपका सेकंड होम है?
हाँ जूते कपड़े सब पड़े होते होंगे इसके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। जबरदस्त जी, लाइफ ऑन अ गो ऐसी होनी चाहिए ना कि आपको प्लान बने। हाँ जी बोले। देखिए इंसान जो है ना, इंसान हमने अपनी इम्पोर्टेंस को ख्याल नहीं किया। हम मोबाइलों में टिकटॉक पे या फजूल सी चीज़ों पे वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। इस इंसान को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बना के भेजा हुआ है, ठीक है। हर बंदे का किरदार है, हर बंदे ने काम करना है। अगर एक बंदा 8-8 घंटे सोशल मीडिया स्वाइप कर करके उसका वक्त गुजर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उससे नहीं पूछा जाएगा, उससे ज़रूर पूछा जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर बंदे पे आनी है, काम करना चाहिए, अपना शेयर डालना चाहिए इस दुनिया के खैर के बिल्कुल कामों सही। में। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त के साथ साथ लोगों में मोटिवेशन खत्म हो जाती है। देखिए मोटिवेशन अपने आप को खुद देनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अब मोटिवेशन के लिए आपको खुद सोचना पड़ता है। देखिए हम अपने आप को टाइम नहीं देते। सही। ये हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग ये थॉट्स रिसीव करता है, ठीक सही, है। बिल्कुल सही। हम खुद अपने आप से नहीं सोचने लग जाते, इसमें ख्यालात आते रहते हैं। कुछ अच्छे ख्यालात भी आते हैं, कुछ बुरे ख्यालात भी आते हैं। ये अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से ख्याल को कंसीव करें और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व करें, शामिल करें। बिल्कुल सही। तो सोचना और इन चीज़ों पे हम आजकल नौजवान जो है ना, बस इन चीज़ स्वाइप करने में लगे हुए हैं, जिंदगी गुजर और जाती इतनी है। नेगेटिविटी है, इतनी गलत चीजें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। आप यकीन करें, एवरीबडी हु कैन हैव अ गुड सेल फोन ना भी हो, आपके पास सेल फोन है तो आप व्लॉगर बन सकते हैं। अभी आज पे भी हमने बात करनी है, और इतना गलत इन्फ्लुएंस हमारी जनरेशन पे जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, एक रोबोटिक किस्म की हम लोग जो नस्ल जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी इम्पोर्टेंस को तवज्जो देना भूल गए हैं। लेकिन आप अगर YouTube देखते हैं, बात तो हम एंटी सोशल मीडिया करें, तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर हसीब का YouTube चैनल भी है। वहाँ पे इनको अब जो बीमारियाँ पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, या इनके पास जो पेशेंट आते हैं, इनके टेस्टिमोनियल वीडियोस मौजूद हैं, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये आप अपडेट किया आपने, उसको टाइम मिला आपको कि नहीं? टाइम कम मिलता है लेकिन कंटेंट बहुत इतनी मैंने मार्केटिंग कर दी और आप करेंगे टाइम नहीं होता आपके पास। बिल्कुल सब्सक्राइब करें। गफ्फार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक्स के नाम से है, इंशाल्लाह उस पे और भी कंटेंट आएगा। बिल्कुल। और आप बल्कि मोटिवेट भी किया करें, आप काउंसलिंग भी किया करें पेशेंट्स की। इंशाल्लाह करेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छी पर्सनालिटी हो, पॉजिटिव पर्सनालिटी, हंसते मुस्कुराते बात करें तो बड़ी से बड़ी परेशानी जो है ना बड़ी थोड़ी सी लगती है। आपके पास एक सहारा होता है, एक इंसान का, एक डॉक्टर का भी प्रेजेंट पर्सनालिटी का होना बहुत जरूरी होता है। एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं फौजिया बात कर रही हूँ दुबई से। मैंने डॉक्टर साहब के लिए फोन किया। जरूर जी कीजिए बात। ये मैं इनके पास में 1 साल पहले गई थी अपने बेटे को लेके। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। और जितने ये टीवी पे नजर आते हैं मेरे ख्याल में तो ज्यादा अच्छे हैं ये। थैंक यू। हाँ, मैं तो मानती हूँ, मैं गवाह हूँ इस चीज की। जी जी। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी जिंदगी करे, साथ ईमान से तंदुरुस्ती के। आमीन। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके लिए अल्लाह उनको 1000 साल जिंदगी दे। आमीन जी। हाँ सेहत के बिल्कुल साथ, बिल्कुल ईमान के बिल्कुल साथ में। बिल्कुल जी। तो मैंने सिर्फ इनके लिए फोन किया कि माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर है। और मैंने पिछली दफा कोशिश की थी पर नहीं मिल सका था। थैंक यू। और आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सारा करती हैं। और आप हर उस लिबास में अच्छी लगती हैं और माशाल्लाह पुरकशिश हैं आप। बहुत शुक्रिया। काम की बात तो आपने आखिर में की है, देखिए जरा। नहीं फौजी में 2 किलो वजन बढ़ा दिया ऑल द वे फ्रॉम दुबई, आपने कॉल की है, थैंक यू सो मच। नहीं, आपका वजन बढ़ भी गया तो माशाल्लाह आप फिर भी प्यारी लगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ठीक है थैंक यू जी, सो मच। डॉक्टर बहुत को शुक्रिया, बहुत- दुबई से उन्होंने स्पेशली आपके लिए कॉल की जी है। बिल्कुल, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे लिए। अल्लाह इनको भी खुश रखे। हाँ, बिल्कुल। देखिए अच्छे अखलाक बहुत ज़रूरी है हर इंसान के। एक चीज़ समझने की है, हाँ जी। अगर आप हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें हम मेरा और आपका बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको भी बनाया, अल्लाह ताला ने मुझे भी बनाया, उसी एक मिट्टी से बनाया, ठीक है। बेशक, हाँ। तो गरूर, तकब्बुर, ये चीज़ें, एक पेशेंट मुझे कहता है ना कि आप तो आपके पास टाइम नहीं, आप बहुत बड़े। मैं कह दे कि जी किस चीज़ का बड़ापन, एक गलीज़ नुत्फ़े से हम भी पैदा हुए हैं, ऐसे नुत्फ़े से पैदा हुए जिसके बाद वालिदैन पे जो है वो गुस्ल लाजिम हो गई, तो फिर किस चीज़ का तकब्बुर, किस चीज़ का। तो
ग्राउंडेड रहे, बिल्कुल रहे जी। बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और समटाइम्स मैं कोशिश करती हूँ कि डॉक्टर हसीब के जो सूफियाना सेगमेंट है ना उसको भी थोड़ा सा छेड़ दूँ, और छोटे से हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। कोशिश करते हैं हम कि आप लोगों को मोटिवेट करें, आपकी काउंसलिंग करें, सिर्फ बीमारियों की बात ना की जाए। वैसे आज का टॉपिक हमारा है कि हम होम्योपैथी में जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह है उसकी कितनी अहमियत होती है। एक मिथ ये भी है कि एलोपैथी में सब कुछ किया जाता है, होम्योपैथी में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उन तमाम मिथ्स को क्लियर करने के लिए डॉक्टर हसीब यहाँ मौजूद है। 051-410-2251। बार बार घड़ी देख रहे हैं क्योंकि इनको हैकिंग पे जाना है, उससे पहले हम सारे सवाल इनसे कर लेंगे जी। अभी जो है ना एक बड़ी मुस्बत आजकल एक इन्फॉर्मेशन आई कि होम्योपैथी के एडमिशन क्राइटेरियाज को चेंज कर दिया गया। आज से कुछ अर्सा पहले होम्योपैथी का कोई ख़ास एडमिशन क्राइटेरिया नहीं था। अभी इन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया ये कर दिया है कि FSC प्री मेडिकल होना चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए। ये बात सुन के मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। इस वजह से खुशी हुई कि होम्योपैथी में पैशनेट लोग आएंगे, ठीक है। वो डॉक्टर बनेगा जो शायद MBBS में उसको सीट ना मिल सका तो सेकेंडरी में उसने अपना ऑप्शन होम्योपैथी रखा जिसमें भी रिक्वायरमेंट 60% प्लस थी। तो काबिल डॉक्टर आएंगे और वो आपके डायग्नोस्टिक टूल्स को समझ सकेंगे, डायग्नोस्टिक्स को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकेंगे और सही इलाज कर सकेंगे और होम्योपैथी पलेगी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे क्या किसी को अगर बनना हो होम्योपैथी डॉक्टर बनना हो तो क्या प्रोसेस होता है उसका? FSC के लिए प्री मेडिकल में 60% के साथ? जी बिल्कुल। तो फिर आपने एडमिशन के लिए जाना होता है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, वहाँ आपको एडमिशन मिलता है और 5 इयर्स की ये डिग्री होती है। जी बिल्कुल, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं उसी तरह जिस तरह MBBS में होते हैं। पैथोलॉजी हो गई, एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी हो गई, मटीरिया मेडिका हो गई, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो सारे आप पढ़ के फिर प्रैक्टिस में आते हैं। हाउस जॉब वगैरह भी होती है? हाउस जॉब भी होता है, बिल्कुल। मैंने अपने वालिद के साथ हाउस जॉब किया। बिल्कुल सही। तो जो लोग बनना चाहते हैं होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्री मेडिकल करना बहुत ज़रूरी। 60% के साथ 5 साल लगाने पड़ेंगे। तो फिर आप हमारे किसी मॉर्निंग शो में आएंगे डॉक्टर हसीब के बाद ना, मतलब वो तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये ना समझिएगा कि MBBS आप एलोपैथी में जो करना चाहते वो नहीं हुआ तो प्लान B होगा, ये ऐसा नहीं है। पूरी जान जोखिम वाला काम है, उतनी पेशेंस चाहिए होती है। अब सब कोई ऐसा पेशेंट आया जो कि नर्व से बिल्कुल सवार हो गया आपके? नर्व पे तो सवार नहीं होने हम देते हैं। खुल के बोलने खैर। नर्व्स पे हम सवार हो जाते हैं। आप भी लगता नहीं है वैसे मुझे। नहीं, देखें बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग आते हैं ना जो होम्योपैथी को कुछ नहीं समझते या होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए इज्जत नहीं रखते, ठीक है। वो समझते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है। कसूर उनका नहीं होता, कसूर मुआशरे का है या कसूर हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का है कि वो अच्छे क्वालिटी की प्रैक्टिस नहीं कर पाते या अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या डिजीज़ को समझ नहीं पाते और बेसिकली क्वेकरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ज़्यादातर क्वेकरी प्रैक्टिस कर, तो वो जहन बना के आ जाते हैं ना कि मीठी गोलियां खाएंगे, हाँ, कौन सा इलाज होना कोई। तो फिर हम उनको पढ़ाते हैं। हम अक्सर पढ़ाते हैं अपने पेशेंट्स को। बाज़ औक़ात ऐसा भी पेशेंट आता है जो खुद विलिंग होता है, उसका बेटा जो है या बेटी उसकी डॉक्टर होती है और वो अगेंस्ट होम्योपैथी होती है, तो फिर उनको एजुकेट करना पड़ता है। रोज़ाना हमारा तो मुश्किल काम सबसे यही है कि हमें पेशेंट्स को एजुकेट करना पड़ता है, ठीक है। अभी ऐसा पेशेंट है कि उसको एक बीमारी है जो प्रोग्रेसिव है, जिसने वक्त के साथ प्रोग्रेस करना है और इवेंचुअली उसने मौत की तरफ ही जाना है, तो उनको एजुकेट करना पड़ता है पहले, क्योंकि वो कहते हैं डॉक्टर ये ठीक हो जाएगा। पहले उनको एजुकेट करना पड़ता है कि भाई ये आपकी बीमारी है, इसने मसल्स को पहले टारगेट करना है, फिर आपका दिल भी एक मसल है, फिर दिल को भी ये टारगेट करेगा, फिर लंग्स को टारगेट करेगा और आपका ये बच्चा इवेंचुअली मौत के मुंह में जाएगा। तो इस मर्ज को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उनको जब एजुकेट करते हैं फिर वो सही तरीके से इलाज भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। जी वेरी राइट जी। 2 मिनट रह गए जी, अब 1.5 मिनट रह गए। आप जो तमाम देखने वाले उन्हें क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो दुनिया है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सिर्फ खेल और तमाशा है, जीनत और आराइश है, और मेरे और आपकी एक दूसरे से ज़्यादा बढ़कर माल और औलाद की ख्वाहिश है, ठीक है। और
کچھ تحقیق کے مطابق اس دنیا کے 390 سال رہ گئے ہیں اور سائنسدان اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں اور اپنی تحقیقیں لگا کے انہوں نے یہ جائزہ لگایا ہے کہ جتنے ذخائر رہ چکے ہیں تو 300 سے بھی کم سال رہتے ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اب 390 سال رہ گئے ہیں تو ٹائم کم ہے, آپ ہائکنگ پہ جائیے, میں یار وقفہ لے رہی ہوں, جلدی سے آتے ہیں. 390 سال جلدی سے واپس آئیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. کے علاوہ جو ہم اپنی زمین کے ساتھ جو ہم مدر نیچر کے ساتھ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو تباہی کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں. اور سوچنا پڑے گا کس طرح سے انوائرمنٹ کو اپنے اچھا کریں, ارد گرد کے ماحول کو اچھا کریں. اس ملک کے لیے, زمین کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. باتوں کو آگے بڑھائیں گے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو جائے, خواتین اس میں آگے ہوتی ہیں. اب یہ کہنا کہ جی اس فیلڈ میں خواتین نہیں آ سکتی ہیں, یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. خواتین نے ہر شعبے میں اپنے آپ کو منوایا ہے. گھر بھی سنبھالتی ہیں, گھرداری بھی کر رہی ہوتی ہیں, کریئرز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھنا اور اپنے آفس انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا, اپنے آپ کو بھی سنبھالنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسی ہی دو بڑی خوبصورت اور باہمت خواتین کو میں نے بلایا ہے آج تک کہ آپ کو موٹیویٹ کر سکیں, بتا سکے اپنی جرنی کے حوالے سے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی, کیا ہرڈلز آئے, کیا 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 نہیں کیا, کون سی خواہشات رہ گئی ہیں, بکٹ لسٹ کتنی لمبی ہو گئی ہے, کتنے کام ابھی کرنے ہیں, اور یہ سفر ختم ہونا ہی نہیں چاہیے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی آج کے مارننگ شو میں, بہت ہی حسین سوٹ پہن کر آئی ہیں. حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ بورو کرنا ہے میں نے, لیکن انہوں نے لفٹ نہیں کرائی مجھے. میرے ساتھ موجود ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, PR بھی کرتی ہیں, اینڈ شی از اے ویری بیوٹیفل سول. خوش آمدید کہتے ہیں جی میری بہت ہی پیاری سہیلی, تو گھور کے دیکھ رہی ہے مجھے, ہما صدیق کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ گھورنے کی تو بات ہے نا, دیکھیں اب کتنے سالوں سے ہماری دوستی ہے اور آج میں یہاں پر آ رہی ہوں, ہے نا, تو پھر یہ کیا کروں گی نا. اچھا آتے ہی مجھے کہتے تھے تصویر کھینچ لینا میری. میں نے کہا بہن ابھی دیکھیں جب دوستی والا چکر ہوتا ہے پھر یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے یہ کام کر لیں, باقی کام بعد میں بالکل. جی آج دھماکے دار پروگرام ہوگا ہمیشہ کی طرح سے. میں کم بولوں گی, ہما بہت بولیں گی اور فائزہ بہت بولیں گی. بولنا ویسے بھی ان کو پڑتا ہے کیونکہ یہ لائر ہے. ہمارا بھی تو کام ہے نا, ہمارا سارا دن PR کام یہ چل رہی ہے. بہن تم بات کر لو, میری خیر ہے بس. ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. ہاں تو دیکھیں میرا جو کام ہے بولنا, میں تو بولوں گی. فائزہ خان موجود ہے. فائزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لائر بھی ہیں, IT سے بھی آپ کا تعلق ہے, اس کے علاوہ آپ بزنس وومن بھی ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہے. تو کوئی کام رہ گیا ہے اس کے علاوہ؟ نہیں, لیکن آئی تھنک مجھے پسند ہے ایکٹیو رہنا, کام کرتے رہنا, اور اسی لیے. اور آپ ایک ہوم میکر بھی ہیں. یس. اچھا ابو کی طبیعت کیسی ہے آپ کی, پہلے یہ بتائیں. اب بہتر ہے, اب بہت بہتر ہے الحمدللہ. اچھا بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو کسی بھی ایسی تکلیف میں دیکھنا جس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ایک سرٹن ٹائم کے بعد سے. بالکل. تو یو آر ویری بریو ڈاٹر. تھینک یو سو مچ. کہ وہ تمام بچے جو اپنے پیرنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بالکل وہ سچویشن ہو جاتی ہے پیرنٹس کی کہ بچپن کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ میں سب والدین کو سلامت رکھیں اور آپ لوگوں کو ہمت دے کہ آپ ان کا خیال رکھ سکیں. آئیں جی, آ جائیں جی میدان میں. جناب میں تو آگے بولیں جی. سوشل میڈیا کی طرف آنا کیسا ہوا؟ سوشل میڈیا کی طرف آنا کووڈ میں ہوا, اچانک سے بس بیٹھے بیٹھے خیال آیا. حال ہی کی بات ہے, 2 سال ہوئے, 2 سال میں بھی نہیں ہوئے, ابھی وہ بھی پورے نہیں ہوئے. تو بس وہ سڈنلی میں نے سوچا کہ کیوں نہ سوشل میڈیا کی طرف جایا جائے. تو بس وہ سوشل میڈیا کا چلتا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ ہے. پہلے میں صرف فیشن انفلوئنسر تھی, اب میں سیلیبریٹیز کی PRs بھی دیکھتی ہوں, تو ان کی PR مینیجر بھی ہوں آج کل. تو یہ بھی کام ساتھ سٹارٹ کر دیا میں نے. اچھا پوری کیا نام ہے ہما, کیا پوری مونوپلی بنتی ہے سیلیبریٹیز کے لیے جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں؟ ہاں obviously یس, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیلیبریٹیز کو پک کرتے ہیں. لائک ابھی میرے پاس ہمایوں اشرف کی, عاصم محمود کی اور نازیہ ملک کی, ان کی PRs میرے پاس موجود ہیں. وہ ایک ہے ان کے لیے پیکیج ایک تیار ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم پیکیج اس طریقے سے اس کو تیار کرتے ہیں, اس طریقے سے ہوگا آپ کو سوشل میڈیا کا. اسٹوریز ہم اس طریقے سے دیکھیں گے, ہم فیڈ کو اس طریقے سے دیکھیں گے, ویڈیوز ہم اس طریقے سے دیکھیں گے, اور اگر آپ لوگوں نے وزٹس کرنے ہیں اس کے ہم اس طریقے سے دیکھیں گے, ایونٹ کا ہم اس طریقے سے دیکھیں گے. تو یہ سارا پیکیج ہم لوگ تیار کرتے ہیں ان کے لیے. اوہ اچھا اچھا, صحیح بڑا, مطلب ان کی پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے. obviously yes. اچھا ہم نے ایک برتھ ڈے وش کرنا تھا, تو اب جائے وہ کنویں میں جائے میرے خیال سے. ہمارے جی بہت ہی پیارے شبیر بھائی اس پروگرام کے, اس مارننگ شو کے پروڈیوسر ہیں. آج ان کا کتنا 26واں برتھ ڈے ہے جی. یہ وہ کہہ رہے گلے کو کچھ ہو رہا ہے میرے, 26واں برتھ ڈے منا رہے ہمارے بہت ہی پیارے شبیر خان سواتی. یہ ان کا پورا نام ہے, ہم نے شبیر بھائی کہتے ہیں. ابھی تک یاد نہیں کیا ابھی تک پیکج؟ اچھا 56واں ہے شبیر بھائی نے جان سے مار دیا. 26 کیا 7ویں برتھ ڈے؟ اچھا آپ بتائیں کتنی برتھ ڈے لگ رہی ہے آپ کو؟ 16ویں برتھ ڈے.
सब लोग बता रहे हैं कि जी आपके ख्याल से कितनी बर्थडे होगी शबीर भाई की? ये तो आप बताइए वही होगी ना, अब 26वीं आप 26 कह रही होगी, हैं, यही फायदा होगी क्या ना। मिले ना शबीर भाई से? हाँ क्या जी, ख्याल है? 26 ही होगी। 26 ही होंगे, 26 3 दफा हो चुका है। अच्छा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सी दुआएं शबीर भाई के लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहें, ऐसी सालगिरह हमारे साथ बनाते रहें। उनके लिए हमने छोटा सा एक सरप्राइज पैकेज तैयार किया, आइए देखते हैं। हैप्पी बर्थडे शबीर भाई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको सालगिरह की, ये दिन बार बार आए। और अभी तक हमने केक नहीं खाया, केक खाएंगे तो फिर आ रहा है। अच्छा वो वहाँ बैठे हैं, आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है। मैं कहता ईयर पीस की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे साथ मौजूद है जी फायजा जो कि एक लॉयर हैं, इसके साथ बैठी हैं हुमा जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इसके अलावा ये PR देखती है मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की। फायजा आप एक बड़े डिफरेंट फील्ड से हैं, लॉयर, जी, और फिर आप बिजनेस वूमन में बन गई हैं, फिर आप सोशल मीडिया की तरफ भी आ गई, तो ये मजबूरी थी या शौक था? नहीं, मजबूरी से तो कोई काम किया नहीं जा सकता। शौक से जो काम करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी भी मिलती है। तो लॉयर डेफिनेट इट वाज माय फील्ड बचपन से। मतलब मेरे अब्बू यही चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, और वो तो मैं बन गई। तो मैं मार्केटिंग की तरफ जाना चाहती थी। सही। तो मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन उसके अलावा कि अपने लिए कॉर्पोरेट लॉयर क्या मतलब कंपनीज के काम देखना, लीगल अफेयर्स कंपनीज के, ठीक हो गया। और उनके साथ उनकी जो है ना लाइजन करना, और साथ में मैं मार्केटिंग देखती हूँ अपने। वो भी मेरे फादर की ही कंपनी है, उन्होंने बनाई, और मैं अब उसको लेके चल रही हूँ, अल खलील मार्केटिंग के नाम से। और फिर सोशल मीडिया, क्योंकि मार्केटिंग और सोशल मीडिया इज़ अ वेरी क्लोज ना, मतलब उनका बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो इस वजह से सोशल मीडिया पे भी मैं इसीलिए आई, बिकॉज इससे मार्केटिंग में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो बस ये है कि ये एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, और जब काम करते हैं और मज़ा आता है तो ऑब्वियसली फिर आपको काम करने का दिल भी करता है। ख़वातीन के बारे में कहते हैं कि मल्टीटास्कर होती हैं, आप दोनों एग्री करती हैं? ऑब्वियसली यस, डांट रही हैं मुझे। ऑब्वियसली यस। क्यों आप बताएं, आप खुद नहीं करती, हम भी क्या कर रहे हैं, आप खुद भी ये काम करती हैं। तो ऑब्वियसली हम मल्टीटास्किंग बहुत सारे काम इकट्ठे मैनेज कर लेती हैं। हमारी मदर्स थी, उन्होंने अपने हर काम किया, एक चीज़ दूसरी चीज़ बच्चों को करना, तो इसी तरीके से फिर हम लोग भी तो सब कब से, जबकि उस टाइम जिंदगी बहुत टफ थी। अब फिर हमें बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो उसके बावजूद हम लोग बहुत चीजें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सब क्या काम करने में ज्यादा मजा आता है? आप भी मल्टीटास्किंग करती हो, किस चीज को ज्यादा एंजॉय करती हो? सारी चीजें आप जिस काम को अच्छे तरीके से कर रही हो ना, खुशी महसूस हो, वो सारे ही काम अच्छे होते हैं। तो वो मैं घर का काम हो, मैं बाहर का काम कर रही हूँ, PR को देख रही हूँ, सब चीजों में मुझे मजा आता है। फायजा आप बताओ। मेरे लिए जो है ना, मुझे सोशल मीडिया मुझे बहुत फैसिनेट करता है। इट्स लाइक आप समझ लें एक ऐसे मीडियम पे आप मौजूद हैं जहाँ पे आपको लोग देख रहे हैं, और आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना। आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि इसको, इस एरा को सोशल मीडिया का एरा ही कहा जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें आप लोगों का कितना किरदार है? देखिए, अब जैसा मैं फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ऑब्वियसली अब मैं अगर एक प्रोडक्ट को रिव्यू कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो लोग उस चीज़ को देख रहे होंगे, वो एक सोशल मीडिया के साथ एंगेजमेंट हो जाती है। फिर अगर मैं किसी एस्थेटिक क्लिनिक को विजिट कर रही हूँ, उस पे ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं ऑब्वियसली यस, जहाँ पर नहीं पेड होते हैं, लेकिन जो हमारे ऑनेस्ट होते हैं वो हम बता देते हैं। हमारे ऑनेस्ट रिव्यू कुछ तो ये होता है ना कि हम लोग एक एस्थेटिक क्लिनिक गए, उसके बाद हम लोग खुद जा रहे होते हैं, विजिट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इतने सेटिस्फाई होते हैं कि हम खुद लोग जाते हैं देखने के लिए, हम लोग खुद करते हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आप लोग कहते हैं तो वो फिर ऑब्वियसली वो सुनते हैं, देखते हैं। फिर अगर हम किसी स्टोर विजिट को करें, अगर हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं, उस पर भी लोग करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। तो DMs आते हैं कि बताएं हमें कैसा है क्लिनिक, कैसा है? बहुत ज्यादा आते हैं। अब फिर ये होता है हमारे, क्योंकि हमारे उस पे डिस्काउंट्स होते हैं, तो फिर वो लोग डिस्काउंट लेने के लिए करते हैं। 10% मिल गया, 20% मिल गया, वो इस तरीके से होता है। तो फिर हमें DMs आते हैं कि प्लीज मैम अपना कोड बता दें ताकि हम लोग आगे जाए उसको डिस्काउंट। अच्छा, कोड्स होते हैं फिर आप लोगों के, फिर आप उनको देते हैं फॉर जो इसको बताएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। उसको डिस्काउंट। क्या कोड चल रहा है आजकल?
वो तो वो हर चीज का लेवल है, वो आप लेना चाह रही हैं आप ऐसे चलिए मैंने ऑनर बता दूंगी मैं। हाँ वो ऑनर बताया जा सकता है, लेकिन वही डिफरेंट डिफरेंट है ना, जिस तरीके से हमारा एस्थेटिक लेने किसी का कुछ होगा, अगर हम लोग कोई अगर सैलून का है तो उसका हमारा डिफरेंट चल रहा होगा, ब्रांड का होगा उसका डिफरेंट चल रहा होगा, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट चीज। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर्स क्या होते हैं फायजा? मार्केटिंग के हवाले से मैं बात करना हाँ, चाहूँगी। ब्रांड एम्बेसडर मतलब जो आपके ब्रांड की पहचान बन जाते हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके बाद उसी ब्रांड को वो चूज करना पसंद करते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स। अभी सोशल मीडिया पे क्या है कि अगर आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर द मार्केटिंग पर्पज, तो आप लिखते हैं कि ये मार्केटिंग के लिए ही किया गया है, लाइक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है या फिर मार्केटिंग के लिए किया गया है या पेड प्रमोशन हो रही है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि लोगों को ये होता है कि अच्छा ठीक है पेड प्रमोशन है। जब आप अपना कोई रिव्यू देते हैं, इट मीन्स कि आपने ऑनेस्टी से रिव्यू देना है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स वो दे लुक अप टू यू। जैसे होता है ना कि वो मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे कि अगर उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता आपकी रिकमेंडेशन पे किसी जगह का। अभी जैसे ये कह रही थी कि एस्थेटिक क्लिनिक्स, स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। अब इसमें अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या अच्छा ब्रांड नहीं है और उसमें कोई किसी किस्म का भी कोई नुकसान हो जाता है किसी भी कस्टमर को, तो ये फिर एक इन्फ्लुएंसर की जॉब होती है कि उसको मतलब ऐसा ना होने देना, रिव्यू ऑनेस्ट ही अगर रखना। लोग सेटिस्फाई ना हो किसी प्रोडक्ट से तो आप बता देते कि मैं मुझे बता- रिव्यू नहीं sorry, देना। मैं इनकी बात अब काटूंगी। अब एस्थेटिक क्लिनिक का एक अभी मैं वहाँ पे विजिट करके आई हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी, मैंने उनको कोई स्टोरी नहीं दी, मैंने उनको कोई पोस्ट नहीं, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मैं क्लिनिक पे जाके उनका मैंने जो भी उनके मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आया और ना उसका कोई रिजल्ट था। जी, on the spot बता दिया जाता है। है, बता देती हूँ कि इस चीज ठीक नहीं लगी मुझे, इसलिए भी मैंने उसको रिव्यू नहीं Support किया, नहीं करती मैंने चीज़ों सपोर्ट नहीं का। फिर करती। और इसी को एथिकल कहते हैं, सोशल मीडिया देखिए यूज फिर एथिकल आप यूज देखिए, अब मुझे लोग पूछेंगे मैम अगर आपने स्किन पे करवाया हम जाके करवा लें, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो फिर आप उस जगह पे जाए ना। मैं पहले वो खुद जाके विजिट करूंगी तो मैं लोगों को बताऊंगी प्लीज आप चले जाएं। अच्छा, इसको फेक भी कहते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी फेक है जी, आप मेकअप करके फिल्टर लगा के बैठते हैं, रिव्यूज देते हैं, ये मैंने अच्छा यहाँ पर ना ये लोग जब कहते हैं ना, तो मैंने बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने फिल्टर के बगैर वैसे अपनी पोस्ट लगाई हुई है, आप ऐसे देख लें। अच्छा। ना करें आप ये काम, आप ऐसे देख लें फिर आपको पता चल जाएगा कि फेक है कि नहीं है। बिल्कुल से। फायजा, व्हाट डू यू से, आपका क्या स्टांस है? मैं ये कहती हूँ कि मतलब फेक ऑब्वियसली सोशल मीडिया कैमरा आपके आगे एक पर्दा कर देता है, ठीक है? आप ये समझ लें, आप नेचुरल तो नहीं वैसा कर सकते, बट यही तो मार्केटिंग का यही तो मकसद है। मार्केटिंग का मकसद ये है कि आप किसी भी चीज़ को और ज़्यादा निखार के या शाइन करके उसको पेश करें, ठीक है? ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए है। सोशल मीडिया यस फेक है, सबको पता है, ये इट्स अ रियलिटी, बट यही है कि अगर आप मार्केटिंग के पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर आप नीचे अपनी सारी कैप्शन में एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ कि ये इस मकसद के लिए किया गया है, तो व्हाई नॉट। जैसे हम मॉडल्स देखते हैं, मॉडलिंग वर्ल्ड है, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, ये भी कैमरा के पीछे ही अब होते हैं। देखिए फूड ब्लॉगर्स हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, जब वो फूड की पिक्चर ले रहे होते हैं ना, उनकी पिक्चर में और दूसरे बंदे की Regular पिक्चर में yes, बहुत फर्क exactly. होता है। वो exactly. ये होता है, फिर वो लोग कहते हैं कि आपकी पिक्चर ऐसी थी। देखिए उनका काम है फूड ब्लॉगर्स का, ठीक है? उनको एंगल का पता है, हमें इस तरीके से काम करना है तो इस तरीके से पोस्ट हमारी जाएगी, ठीक है? Exactly. तो ये एक चीज होती है। आई वर्क विद Yes. फूड अ लॉट, तो इस वजह से मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि नहीं आप मतलब पिक्चर देख के तो एस्थेटिक सेंस होना इज नॉट बैड, अच्छी बात है। अब हम लोग आपका- कहीं पे कमेंट्स पढ़े होते हैं ना, तो वो ये कहते हैं हम फूड ब्लॉगर से कहने पे चले गए थे, ठीक है? हमने खाना ये देखा था तो हम चले गए थे, तो ऑब्वियसली लोग फॉलो कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह अगर लॉन्च होते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स के बगैर उसका लॉन्च मुकम्मल समझा ही नहीं जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। उनके लिए मीटअप्स किए जाते हैं, डिनर्स अरेंज किए जाते हैं कि वो आएं, खाना खाएं और आके reviews उसको दें, रिव्यू करें, review उसको अपने पोस्ट दें, उसको अपनी स्टोरी दें, तो जो है ना आगे। और अभी भी ऐसा है कि इस्लामाबाद में और पिंडी में 40, 50, 60% ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो इसी मार्केट पे चल रहे हैं, और वो आजकल उठ ही उस पे रहे हैं कि जब वो इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स जाते हैं उसको एक विजिट देते हैं, जब पेज पे अपने जाती followers है, के साथ followers share करते हैं। शेयर करते हैं, तो वो चीज इसके अलावा फूड के अलावा भी जितने भी बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट हो गया, क्योंकि हम रियल एस्टेट के साथ बहुत काम कर रहे हैं मार्केटिंग में, रियल एस्टेट हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, इनके लिए इनको ब्लॉगर मार्केटिंग की बहुत जरूरत देखिए होती अब है। सोशल फेस्टिवल मीडिया एक मार्केटिंग अब देखिए फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जिससे सांबर 8 हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, जो कोई अभी भी चल ईट आ रहा है, ईट exactly. आ रहा है, बिल्कुल मार्च में। तो उसमें यह है कि वो ब्लॉगर्स को एक स्पेशल हमें वीआईपी पासेस मिलते हैं कि प्लीज आप लोगों ने आना है, ये आप लोगों के 3 दिन के पासेस हैं, आपने इस तरीके से आगे विजिट करना है, इन स्टॉल्स पे जाएं, आपकी मर्जी जिन स्टॉल्स पे जाएं, लेकिन आप लोगों ने आके हमारे जो फेस्टिवल है उसको प्रमोट करना चलो है। लाइव आते हैं। Yes, yes. बिल्कुल, हमारी post एडवर्टाइजमेंट चलती हैं। एडवर्टाइजमेंट है, हम लोग उनको एक सर्विस प्रोवाइड That करें is called marketing। तो ये हमारी तरफ से मार्केटिंग चल रही है। मतलब एक नए लेवल की मार्केटिंग अब Yes, शुरू हो चुकी है ना। और सोशल मीडिया के बगैर आजकल नई चीज चल रही है। एस्थेटिक क्लिनिक पे भी ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज भी
पे जब जाते हैं तो वो भी तो मार्केटिंग ही पर्पस होता है उनका भी तो Exactly. उनकी पोस्ट जब जाएगी तो वो भी तो मार्केटिंग है, हमारी भी जाएगी तो वो मार्केटिंग है, तो हम भी उसको मार्केट करें, वो भी मार्केट कर रहे हैं, बस एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है मार्केट का। और फायदा भी हो गया ना थोड़ा, आप ये समझ लें कि लो कॉस्ट हो गई हैं चीजें। अच्छा, लो कॉस्ट की बात मैंने सुना है कि आप लोग लाखों कमा रहे होते ना हैं ना महीने ना, का। ये गलत बात है, देखिए ये गलत बात है कि हम लोग ये लाखों टैक्स तो वाले नहीं, पीछे ना पड़ जाएंगे। होता है, नहीं नहीं होता है, हम टैक्स वाले हैं। देखिए पेड प्रमोशंस एक लेवल पे जाके होती हैं, ठीक। लेकिन ये नहीं है कि हम लाखों करोड़ों रुपया घर बैठ के कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं बिल्कुल है। भी। काम ये तो इसमें बहुत ज्यादा बहुत होगा। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एक देखिए अगर हम एक जगह जा रहे हैं ना तो उसके लिए हमें पूरा एक दिन चाहिए काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। अब तैयार होते हैं, टाइम निकालते हैं अपने को। हाँ सही। हाँ एग्जैक्टली है उसमें। और सब जैसे बाकी काम होते हैं वैसे ही ये भी काम है उसी तरीके से। सिर्फ ये कि जिस तरह अभी आप देखते हैं ना कि टीवी कमर्शियल हैं और इसमें ये मार्केटिंग ही है ना, तो ये कि सोशल मीडिया से ये हुआ है कि वो चीज़ अप्रोचेबल हो गई है, इजी हो गई है लोगों दूसरी के बात लिए। ये ना कि देखिए सेलिब्रिटीज हैं, उनका चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक बिल्कुल, है, अगर वो एक exactly. जगह पे आएंगे तो टू बी ऑनेस्ट, Events अगर attend करने का charge करते हैं, interviews अब का देखिए charge मैं अब करते आपको हैं, बताती हूँ, स्टार्टिंग क्लिनिक है ना, अगर एक आएगा सेलिब्रिटी आएगा तो वो 5 to 6 लाख लेगा विजिट करने का विद सर्विसेज। सीरियसली पिक एंड ड्रॉप भी दें तो Obviously, मेकअप yes. भी हो, कपड़े भी हो। Even more, depending upon their- Dates and वो क्योंकि डिपेंड करता है कि Minimum आपकी क्या है। 4-5 लाख तो कहीं नहीं है, है। ठीक ठीक है, है, ठीक अब इसी अगर वो बजट में ना 5 से 6 में ना 10 से 12 इन्फ्लुएंसर्स को भी बुला लेंगे ना, उनकी मार्केट चल जाएगी। अच्छा, सही Yes. तो ये काम है। अच्छा, ये भी होता है कि लोग फॉलोअर्स को खरीदते हैं। जब मैंने इंस्टाग्राम बनाया था तो उस पे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि जी 1500 में 5000 फॉलोअर्स ले रहे हैं। ये क्या अब सीन मैं होता आपको है? बताती हूँ, देखिए इसका क्योंकि मैं ज्यादा अच्छे तरीके आपको बताती अच्छा, हूँ। सही। हाँ मैं बताती हूँ। अब इसमें ऐसा है कि आप चलिए फॉलोअर्स आप खरीद लेती हैं, 10,000 आपने खरीद लिए, ठीक है। अब वो तो हो गई बूट्स, वो तो एक बिल्कुल रिबोर्ड काम कर रहे हैं ना, अब वो आपको एंगेजमेंट तो नहीं देंगे नीचे, फॉलोअर्स तो आपके ऊपर आ गए, Foreigners होते हैं ना अजीब-गरीब आपके- किस्म के देखिए, नाम के साथ। अब ना वो लाइक देंगे ना आपको कमेंट देंगे, अगर व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पे तो वो नहीं देंगे, तो उसका फायदा क्या? फायदा कोई नहीं, सिर्फ एक नंबर नजर आ रहा है कि 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आपका जब इंस्टाग्राम ने रील स्टार्ट की थी तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि आपके व्यूज नजर आते हैं, लोग आपको देख कितना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फायदा था कि इस रील स्टार्ट करने का। इवन अगर आप करवाते भी हैं, मतलब बाय भी करते हैं, तो उसमें ये होता है कि इंस्टाग्राम आपके ऊपर चेक रख रहा होता है। अगर कोई बहुत ही कोई फेक प्रोफाइल आ रही है या बहुत ही मतलब बॉट्स होते हैं ना, ये जिस तरह कह रहे हैं, मतलब बॉट्स बहुत ज्यादा डाले हुए हैं, तो उसमें इंस्टाग्राम भी उन प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर देता है। अगर नहीं भी ब्लॉक करता जस्ट इन केस, तो फिर आपकी एंगेजमेंट जीरो है, वो नजर आ जाती है एंगेजमेंट्स तो ना। कोई प्रेशर फील नहीं होता, एंगेजमेंट्स भी दिखानी है, लोगों से मिलना भी है, दिल नहीं भी करता तब भी करना पड़ता है। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट प्रेशर ऑन यू? हर काम में प्रेशर तो होता है ना, मैं हर तो काम नहीं में लेती a pressure। little bit of pressure is always there just to keep up that kind, वो the momentum create रखना है। सही सही मतलब हर रोज पोस्टिंग करनी है, क्योंकि आपने अपना सोशल मीडिया का जो हैंडल है उसको भी आपने एक्टिव उसी तरीके से रखना है जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड्स आपके पास आए हैं। ये सही सही। तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली जिस तरह बाकी कामों में थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, बट ये होता है कि इट्स अ गुड प्रेशर, सही, अच्छा प्रेशर होता है। वो इसलिए ये होता है कि pressure आपको होना अपने चाहिए। काम को ना अच्छे तरीके से और करना है। Exactly. आपके मतलब अगर आपकी एंगेजमेंट अगर चल रही है तो आप कोशिश करेंगे वो एंगेजमेंट और और आए। बढ़े, ठीक Exactly. है? लोग आपको और एंगेज करें, लोग आपको और देखें, लोग आपको और अच्छा जो है ना वो डीएम्स करें कि आपकी अच्छी चीजें चल रही हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम इंप्रेस हो रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोशल और वो मीडिया इस की तरीके इतनी से- स्ट्रांग दुनिया है कि अब तो रिश्ते यहाँ पे होने शुरू हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। शादियां हो जाती हैं, घर बस जाते हैं। हम बात करी थी सोशल मीडिया के हवाले से, सिर्फ उसी पे बात नहीं करेंगे। ये दोनों ऐसी खवातीन हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल किस्म की पर्सनालिटी रखती हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही हैं, लेकिन इन जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया कि मैं इनको बुलाऊं वो इनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है। कुछ इल्ज़ामात भी होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, कुछ शिकायत भी होती हैं। तो अगर आपकी भी कुछ शिकायत है तो 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और हुमा से और फायदा से आप सवाल कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर कोई बनना, अच्छा एक चीज़ और, अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें ना हम लोग वायरल कर देते हैं, है ना? आप समझ रही हैं मैं कहाँ जा रही हूँ? जी जी सुन लिया। हाँ जी। अच्छा, इसमें कंटेंट क्रिएटर का कोई कसूर नहीं है। जैसे इस बच्ची ने डांस किया, जी बिल्कुल, कर लिया, देखा तो हम सब ने है। हाँ तो एग्जैक्टली। व्हाई टू ब्लेम सोशल मीडिया? नहीं, देयर इज नथिंग टू ब्लेम। हाँ। बस ये हो जाता है कि अब उसका एक वीडियो वायरल हुआ ना, एक डांस का वीडियो वायरल हुआ, वो तो उसको भी नहीं पता था कि वो शादी पे डांस कर रही है तो उसका वीडियो वायरल होने वाला है। अब ये जो व्यूअर है वो देख रहा है उसको और वो ही वायरल कर रहा है उसको, उसने खुद थोड़ी किया होगा। तो इस वजह से, लेकिन ये है कि अब उसका क्या कंटेंट इसी एट पार यही है, मतलब ये कि ऐसा उसका कंटेंट है Capacity यही रहेगी उसकी, यही क्योंकि वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं। लोग हम कर देते हैं, लेकिन अब वो लोगों ने एक दफा देखना था, उन लोगों ने देख लिया, ठीक है, बस, लेकिन अब उसने वो 2 से 3 दफा जो भी आगे वीडियोस बनाई है वो सेम पे बनाई है,
सेम कंटेंट कभी नहीं हाँ, चल सकता। वो ये बात है कि उस इन्फ्लुएंसर की या वो जो भी हैं वो उनकी कोई इसमें कोई वो नहीं, फॉल्ट नहीं होता, शी इज नॉट एट फॉल्ट। जो व्यूअर देख रहा है वो ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर देखना चाह रहे हैं। एक देख, अगर समझे ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, अगर आपको 100 लोग देख रहे हैं तो वो 100 जो हैं वो मल्टीप्लायर हो जाएगा 500 पे, वो 500 मल्टीप्लायर हो जाएगा 2000 लोगों के सामने चीज आ जाएगी, क्योंकि ये तो एक एल्गोरिथम पे चल रहा है ना सोशल मीडिया, तो वही चीज वायरल हो जाती है। अब हमारा अगर सोशल मीडिया चल रहा है तो हम एक जैसा कंटेंट डालेंगे ना तो लोग बोर हो जाएंगे, लोग देखना नहीं चाहते हैं इसको, ठीक है। हम इसलिए कोशिश करते हैं नई नई चीजें हों उसके ऊपर। तो आइडियाज कैसे आते नई नई चीजों के? ये तो फिर आप जब नेचुरल चीज है कि अब कोई भी चीज है वो आपको अचानक से आपको देखना है और सोचना है कि अब इसके बारे में क्या हम कर सकते हैं, तो हम उसे फिर अचानक से हर जैसे आप रूटीन है, एक रूटीन है, आप बाहर निकल रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, यू नो ये सब आप उससे एंगेज कर रहे होते हैं, आप उन लोगों को एज अ फैमिली ट्रीट कर रहे होते हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपके साथ एंगेज करना चाह रहे हैं, आप उनको एज अ फैमिली ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि आपने कुछ बनाना है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है। पर्टिकुलर कंटेंट के अलावा भी स्टोरीज चल रही होती हैं और फेसबुक पे आप एक्टिव रहते हो या ये, तो लोग देख रहे होते हैं आपको, स्पेशली थ्रू स्टोरीज, आपकी एवरीडे लाइफ। जी, हम बात सोशल मीडिया को ज़्यादा डिस्कस मैं कर रही हूँ, हालांकि ये लॉयर भी हैं, पीआर का काम भी कर रही हैं हुमा। कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा है? टिकटॉक भी आ गया है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। इंस्टाग्राम इज बेटर, लेकिन फॉर मी इंस्टाग्राम आई फील एज वेल, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि उठता है कंटेंट वो टिकटॉक पे उठता है। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि मतलब जो कि लोग बिजनेस की तरफ हैं, बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, जिनका काम सिर्फ वायरल होना नहीं है, जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मुझे डिसेंट लगता है। अच्छा, क्यों? अब जैसे क्या अब टिकटॉकर्स है ना, वो थोड़ा सा वो सिर्फ उनको डांस और उन चीजों पे ज्यादा हाँ, आता है। exactly. अब देखिए ये लेकिन ये हमारे साथ ही मसला है। आप ये virality हो लोगों जाती को है। देख लें, अमेरिका के जो वो अब देखिए, अब कुछ हमारी ऐसी ओपनिंग होती है जो डिसेंट ओपनिंग्स होती है ना, वहाँ पे भी हम लोग टिकटॉकर्स को नहीं बैन करते हैं, हम कहते हैं नहीं वहाँ पे नहीं, हम कह देते हैं कि प्लीज टिकटॉकर्स को ना बुलाएं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा और है काम, इसमें हम टिकटॉकर्स का काम नहीं है। अब एस्थेटिक क्लिनिक भी होगा ना तो हम वहाँ टिकटॉकर्स को थोड़ा सा कम ही बीच में रखेंगे, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को लिहाजा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को एक चीज को मार्केट करना आता है, उनको थोड़ी सी नॉलेज होती है, और अगर ये मेरे साथ एग्री करें तो वो थोड़े से उनको ना एक एजुकेटेड जो पीपल होते हैं ना वो उसके अंदर हैं। ठीक है, इस तरह आप अगर ये खुद भी हैं तो माशाल्लाह लॉयर हैं, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से नॉलेज है, और बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो यहाँ मैं बता सकती हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त। तो ऑब्वियसली अब तो आप समझ लें कि जो जिसको भी सोशल मीडिया पसंद है वो किसी भी फील्ड का, वो डॉक्टर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है, वो किसी भी और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और हम बहुत सारे वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स। इवन नहीं, मैं वैसे बताना चाह रही थी कि टिकटॉक पे भी अब एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक टाइम होता है जब वो एक चीज होती है ना कि हाँ नई चीज है, उसको देखने का एक ट्रेंड होता है, फिर वो अचानक से बैठ जाता है। वो इसीलिए मतलब एज इन मार्केटिंग पर्पसेस के लिए हम किसी भी चीज को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। इवन फेसबुक इज गुड, उसमें ग्रुप्स हैं, और कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो ग्रुप्स प्रोवाइड कर सके, और उससे फायदा बहुत हो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फायदा हो रहा है। वही मैंने बात करनी थी कि वो खवातीन या वो हमारे भाई जो घर बैठ के काम करते हैं और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन के लिए, अपने काम के लिए, उनको जरा आप लोगों ने टिप्स देनी है। जैसे कि हैशटैग्स होते हैं, तरीका होता है अपलोड करने का, टाइम भी होता है किस वक्त आपने रील अपलोड करनी है या स्टोरीज अपलोड करनी है, उस जगह गाइड कीजिए। ऐसा होता है ना कि हमारा इंस्टाग्राम है ना, उसका एक टाइम है कि अगर आप सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान एक चीज को पोस्ट करें, आपको एंगेजमेंट मिलेगी, ठीक है। अच्छा। आप रात को बहुत लेट नाइट मत करें, उसको 8-7 बजे के दरमियान करें पोस्ट। हैशटैग्स का यूज जरूर करें, जो आपने चीज कंटेंट डाला है उसका हैशटैग यूज करें, वो चीज वहां तक। हैशटैग का क्या फायदा होता है? बहुत ज्यादा, लाइक अगर मैं एक पोस्ट अपनी डाल रही हूँ और अगर उस पर मैं हैशटैग का यूज कर रही हूँ कि मैंने कपड़ों का एक डाला है, ठीक है, उसमें मैंने क्लोथिंग का लेकर आ रही हूँ, मैं इसमें पाकिस्तान सेलिब्रिटीज का लेकर आ रही हूँ, हर चीज का लेकर आ रही हूँ, लोगों तक वो चीज पहुंची। अब वो मतलब ये है कि जहाँ पे हैशटैग यूज होंगे, जहाँ जहाँ पेजेस होंगे, वहां तक ये चीज पहुंचेगी, लोग उस चीज को देखेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। हैशटैग जब भी लोग यूज करेंगे ना, हैशटैग्स का भी एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है और एक वो चीजें होती हैं, जैसी मेरी पोस्ट जाएगी वो उस हैशटैग के अंदर चली जाएगी, जब भी लोग देखेंगे तो लोग उस चीज को देखेंगे, ये फायदा होता है हैशटैग के। और आपकी वीडियो भी आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी, मेरी पोस्ट भी आ जाएगी, और फिर ऑब्वियसली जब लोग एक दफा क्लिक करेंगे तो लोग ऑब्वियसली मेरे आईडी पे भी जाएंगे,
اوہ ٹھیک ہے, یہ بھی تو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ہیش ٹیگ کا فائدہ. اور میں جو بھی لوگ پوسٹ کرتے ہیں میں ان کو ایک ضرور مشورہ دوں گی, پلیز ہیش ٹیگ کا یوز ضرور کریں. 30-40 مت ڈالیں ہیش ٹیگس, لیکن 5 سے 6 ضرور ڈالیں, کام کے ہوں, جو آپ کو وہ چیز سے فائدہ ہو دے. اور آپ کہہ رہے کہ صبح 9 سے 11 پوسٹ جو ہے وہ کیا کریں, مطلب وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس انگیجمنٹ, کیونکہ آپ لوگ جب اگر ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس انگیجمنٹ کم مل رہی ہے, ہمیں کس انگیجمنٹ زیادہ مل رہی ہے, ہم پھر اس ٹائم کو سیٹ کر لیتے ہیں. یہ اس چیز میں تھوڑا سا انفارمیشن دینا چاہ رہی تھی جی کہ جو انسٹاگرام ہے اس کے اندر سیٹنگز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر انڈیویجول کی سیٹنگز ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہر انڈیویجول کے فالوورز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جیسے اگر آپ اپنی انسٹاگرام کی سیٹنگ میں جا کے دیکھیں نا, تو اس میں آ جائے گا کہ آپ اس ٹائم اگر پوسٹ کریں گے نا, جیسے یہ بتا رہے ہیں, بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ صبح 9 بجے یا رات کو 9 بجے اس ٹائم پوسٹ کریں گے. تو ہر انسٹاگرامر کی ایک ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے, لیکن موسٹلی جو ایک آپ سمجھ لیں ایوریج ٹائم ہے وہ شام رات کا جو ہے 8 to 9. 8-9 ہاں یہ ہے. اور سیکنڈلی ایز فار ایز ہیش ٹیگز آر کنسرنڈ, تو اس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ 10 ہیش ٹیگ سے اوپر نہ جائیں. وہ ایکسٹرا بہت ڈالنے سے کوئی مقصد نہیں, کیونکہ انسٹاگرام اس کے بعد ان کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا. 10 ہیش ٹیگز آر انف. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے یہ فیشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں, تو فیشن کوئی بھی سرچ بار میں لکھے گا فیشن, تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ جنہوں نے ہیش ٹیگ فیشن یوز کیا ہے وہ آ جائیں گے, وہ آ جائیں گے. اب جس کے زیادہ انگیجمنٹس ہے وہ ٹاپ پہ رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ لوگ ٹاپ پہ آتے ہیں. تو اس وجہ سے اٹس بیسٹ کہ آپ ریسرچڈ ہیش ٹیگز یوز کریں, جو آپ کے ایگزیکٹ چل رہے ہیں وہ ہیش ٹیگز یوز کریں, تو یہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں. اچھا, سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ باقاعدہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں ویکینسیز ہوتی ہیں. بالکل, سوشل میڈیا مینیجرز ہوتے ہیں, پی آر مینیجرز ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور دے آر ارننگ فرام دس. بالکل. دیکھیے میں یہی تو بتا رہی ہوں, سیلیبریٹیز میں بھی اگر پی آر مینیجر رکھے ہیں, obviously ان کا ایک کام ہے, وہ سارا پیچھے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اگر کسی سیلیبریٹی کو آئے گا میسج, تو وہ پھر ہمیں ٹرانسفر کریں گے, میسج آیا دیکھ لیجیے, اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے, کس طریقے سے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے, پھر سارا کچھ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے پھر ہم ان کو آگے بتا دیتے ہیں کہ اب یہ ڈن آپ کی اس پہ ہو گیا. صحیح. اچھا, جیسے فرض کرے کہ میں نے ایک یوٹیوب چینل بنا لیا, وہی کانٹینٹ یوٹیوب پر ہے, اسی کے ریلز ہمیں فیس بک پہ مل جائیں گے, اسی کے کلپس ہمیں انسٹاگرام پر بھی ہوں گے اور ٹک ٹاک پر بھی ہوں گے, تو دیکھنے والا بور نہیں ہو جائے گا کہ جس کو ہر جگہ دیکھ کے. کوئی یوزر یوٹیوب کا ہے, کوئی ٹک ٹاک کا زیادہ ہے, مطلب سمجھیں کہ وہ یوزر کمفرٹیبل کس میں ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے پلیٹ فارمس میں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو وہ بار بار کلک کرتا ہے, لائک وہ یوٹیوب پہ زیادہ رہتا ہے. تو یوٹیوب پہ یہ ہے کہ اگر اس نے وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل, تو وہ اس کی تبھی آئے گی, ورنہ تو ویسے تو سجیشنز آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی, جو اس نے سبسکرائب کیا ہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی سجیشنز آتی رہتی ہیں یوٹیوب پہ. لیکن یوٹیوب ایک بہت آپ سمجھ لیں ایک فارمل طریقہ ہے, زیادہ فارمل ہے, ان سب میں سب سے زیادہ فارمل یوٹیوب ہی ہے. اور اس کے لیے بھی خاص ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو, جو دیں گے تو پھر آپ کو اس کو جو ہے نا وہ ایک واچ ٹائم ہوتا ہے نا, ایک واچ ٹائم آپ کا اس کا ہونا چاہیے, وہ ایک فکس ہوتا ہے. ہاں, تبھی آپ کے جو ویو ہے نا وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یوٹیوب سب سے زیادہ فارمل وہی ہے, اور اس کی جو ہے نا اس کے بعد انسٹاگرام ہے, دین ٹک ٹاک ہے, اس کے بعد فیس بک ہے, اس طریقے سے ہے. تو ہاں بولیے. بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو یوزر ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیس بک بھی دیکھ رہا ہو, پھر انسٹاگرام بھی جا کے دیکھ رہا ہو, پھر یہ تو وہی کام کر سکتے ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں. دیکھیں, اب انسٹاگرام پہ کسی نے مجھے فالو کیا ہوا, ضروری نہیں ہے کہ اس نے میرا چینل سبسکرائب بھی کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سمپل ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس نے فیس بک پہ مجھے فالو کیا ہوا ہے, وہ مجھے انسٹاگرام پہ دیکھ لے گا, کسی کو وہ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لے گا, کسی کو جا کے فیس بک پہ دیکھ لے گا. تو تینوں کام ڈفرینٹ ہو گئے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ خان اور ہما صدیق, جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں, مختلف کام کر رہی ہیں, اور آپ لوگوں کو گائیڈ کریں, خاص طور پر وہ تمام خواتین حضرات جو اس وقت مارننگ شو میرا دیکھ رہے ہیں اور گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. کووڈ نے جہاں نقصان یہ دیا کہ لوگوں کا ذریعہ معاش کم ختم ہو گیا یا کم ہو گیا, وہاں لوگوں نے گھر بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا, اور سوشل میڈیا نے اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ان کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن کچھ اصولوں کو آپ نے فالو کرنا ہے, تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. کچھ ہیش ٹیگز ہیں جس کے لیے آج میں نے بلایا ہے فائزہ کو اور ہما کو, جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. بلا وجہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, میرے خیال سے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں اس کو. دیکھیں, آپ کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ فیشن انفلوئنسر ہیں یا چلیں آپ فوڈ بلاگر ہیں, بیچ میں آپ کوئی اور کنٹینٹ ڈالیں گے نا, لوگ وہ نہیں دیکھیں گے کبھی بھی. آپ کا جو کام ہے آپ وہی کام ڈالیں. آپ فضول میں ریلز ڈالنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو کام سے ریلیٹڈ سے وہی کام کریں, وہاں پہ لوگ دیکھیں گے آپ کو. اچھا, کوالٹی افیکٹ نہیں ہوگی اس پریشر کے چکر میں کہ ہم نے لوگوں کو فالوورز بڑھانے؟
آپ کو لگتا ہے نہیں آٹومیٹک عجیب قسم کی چیزیں آنی شروع ہو گئی؟ نہیں وہ تو یہ ہے نا کہ اب یہی وہی پرسپیکٹیو ہے کہ ایجوکیشن کا پرسپیکٹیو اس میں آ جاتا ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ باؤنڈریز کیا ہیں, لمٹس کیا ہیں, آپ نے اپنے کون سے کانٹینٹ کو کریٹ کر کے رکھنا ہے, آپ نے کون سی ایسی چیزیں جو نہیں کرنی ہیں. تو آبویسلی کوالٹی تبھی انکریز ہوتی ہے جب آپ زیادہ پیپل آر ایجوکیٹڈ ٹورڈ اٹ کہ ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا ان دا بیسٹ پاسبل وے, بیکاز یہ ایسا ٹول ہے جس کے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی ہیں. صحیح. تو نہیں فائدے زیادہ ہیں, ہمیں فائدے سے زیادہ کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں. obviously ایک مارکیٹنگ ہم اس کو ذرا نیگیٹو کو تھوڑا سا دور ہی رکھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو چیزیں وہاں سے کریں. اچھا نا تو لیکن یہ ہے کہ obviously ہر آپ جو بھی کام کر رہے ہو تو اس میں نیگیٹو پراسپیکٹ ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے کیری کریں کام کو, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ایجوکیٹ کرنا لوگوں نہیں. کو. اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی قسم کی بلنگ یا ہراسمنٹ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں مل گئی ہے. جو بھی سوشل میڈیا پر ہے وہ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں اور اتنی سخت باتیں کر جاتے ہیں, بالکل دل کاٹ کے جسے کہتے ہیں رکھ دیتے ہیں, لحاظ نہیں کرتے بالکل بھی. ایسا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ایز اے وومن یہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے؟ لوگ کرتے ہیں ایسے کئی بار ایسا ہوتا ہے, لائک مطلب میرے ساتھ تو ابھی الحمدللہ کوئی ایسا پرسنل نہیں ہوا, لیکن ہم دیکھتے ضرور ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسا ہو رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا سائبر بلنگ کا. سائبر بلنگ, ٹھیک ہے, یہ وہ والا سچویشن ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ ایک ہی چیز کہتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ جیسے ریمارکس ہیں, فلیٹنگ ریمارکس, کوئی گزرتے پاس کے, تو وہ اپنی مینٹیلٹی انسان شو کر رہا ہے. تو آپ کو اس پہ نا, میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو ریئیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اتنا امپورٹنس نہیں دینی چاہیے اس چیز کو کہ وہ ہائی لائٹ ہو سکے, اور اس کو اگنور کرنا چاہیے. اٹس دا بیسٹ وے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا جو بھی کیریکٹر ہے جس پہ بھی بات کی جا رہی ہے, آپ کی فیملی پہ یا کیریکٹر پہ بات کی جا رہی ہے, دے آر ابو اٹ. تو ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ جو کامنٹ کر رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں کس سچویشن میں ہے, ہو سکتا ہے کوئی مینٹلی اپسیٹ ہے, کوئی کسی وجہ سے جیلسی ہے. آپ کمنٹ کریں کا ریپلائی کریں گے نا ان کو, تو انہوں نے پھر اس چیز پہ کر دیا, ڈی ایم کو کر جائے گی. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں ہم کمنٹ کو وہیں ڈیلیٹ کریں, ڈی ایم سے ہم آنسر نہ کریں, ہم ڈی ایم کو وہیں رہنے دیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو کہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میسج ریکویسٹ میسج, تو آپ لوگوں کو چیز پھر ایز مچ اور جتنا اگنور کریں گے آپ کے لیے ٹھیک ہے. بالکل. لیکن اس نے سوشل میڈیا نے ہمارا ٹالرنس لیول بہت کم نہیں کر دی, قوت برداشت ہمیں کم ہوگی, دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. نہیں, سوشل میڈیا نے نہیں کیا, وہ تو ویسے ہی آپ کی ہیکٹک لائف نے کر دی. ویسے ہی نہیں, آپ ویسے کسی کو برداشت نہیں کرتے, تو میں نے سوشل میڈیا بیچارے نے کیا کرنا ہے, کسی کو الزام کسی پہ الزام ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے وہ. بلکہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو مطلب بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں. مطلب آپ تو بڑا سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کچھ کہہ بھی دیا کہ آپ کو اپنے کام کے لیے چپ رہنا ہے اور اپنا کام کر لیں, تو اس میں آپ اور برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا نے کلیئرٹی لے آیا, ایموشنز میں کلیئرٹی آ گئی ہے, اور اس میں بس یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہاسٹائل کوئی فیل ہوتا ہے یا ایموشن کوئی نظر آ بھی رہا ہے, تو آپ کو اس کو اگنور کر کے چلنا ہوتا ہے, جیسے ایوری ڈے لائف. یہ وہی ہے, اسی طرح کرتے ہیں. ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہاسٹائل ہوتے ہیں اور وہ ایسے ریمارکس دے دیتے ہیں جو آپ کو بہت برے لگتے ہیں. تو بیسٹ وے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ آن اسی لیول پہ آ جائیں. اٹس بیٹر ٹو اگنور کر دیں, اپنا کام کریں, اپنا کام کریں نا. ٹھیک ہے, سوچیں جی اور جینے دو, تو اور کیا, اپنا کام کریں بھائی, ہمیں کیا جو مرضی کریں. پھر مجھے سوچتے ہی نہیں ہے صبح جو ہے نا بھتا لینے آئیے میرے ساتھ. جی آپ کا کیا بتائیں, وہ اتنا اس سے بات کر رہی ہے. 05141022251. یہی وجہ ہے کہ میں ایسے مہمانوں کو بلاتی ہوں جو کہ فل آف لائف ہوں, کہانیاں ان کے پاس بتانے کے لیے, آپ کے ساتھ ایکسپیرینس اپنا شیئر کریں, آپ کو بتائیں کیسے وہ یہاں تک پہنچے. میرے سامنے تو ایسی شخصیت بیٹھی ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے بہت کامیاب ہیں, اور واقعی ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا انہوں نے محنت کی, لیکن جو اسٹرگل اس کے پیچھے رہی, اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں تک تو آپ دونوں پہنچ گئی, لیکن اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی, مشکل ہوتا ہے. باری باری بتائیے جی اپنی کہانی. فائدہ سے شروع کرنا ہے, اس کی لمبی ہوگی مجھے پتہ ہے. میری لمبی آپ بتائیں. ہاں جی, میری کہانی میں کیسے بتاؤں. مطلب اسٹرگل تو آبویسلی ہوتی ہی ہے, آپ کو اپنے آپ کو منوانے کی اسٹرگل ہوتی ہے. ایون اگر آپ کو فیملی سپورٹ ہے, سب کچھ ہے, اسٹل آپ کی لائف میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ریزیلینس کتنی ہے, اسٹرینتھ کتنی ہے, آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. آپ مطلب ہم لوگ اکیلے آئے ہیں اس دنیا میں, اکیلے چلے جانا ہے, تو اس چیز کو امپورٹنس دینا, اپنے آپ کو امپورٹنس دینا. تو اسٹرگل تو رہی ہے لائف میں. کافی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, بٹ اللہ ہوتا ہے, اللہ ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے, آپ کے لیے راستے نکالتا ہے, اور اگر آپ اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے نا آپ کا راستہ دکھاتا بھی ہے. تو ہوتا ہے اپس اینڈ ڈاؤنس, لیکن اب مجھے یہ ہے کہ میں
कैसे बताओ कुछ थोड़ा श्योर कोटेड बता दो अगर बताना चाहो तो। बस ये आप समझ लें कि जब आप खास तौर पे आफ्टर यू गेट मैरिड, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपकी लाइफ। जो आपने सोचा होता है कि दिस इज़ माय डायरेक्शन, क्योंकि मैं एक बड़ा रियलिस्ट रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरी हमेशा से डायरेक्शन सेट रही है। मैं अपने लिए ना एक जैसा तो ना पाथ सोचा होता है कि मैंने इस रास्ते पे जाना है, फोकस थी मैं हमेशा से। तो वो बीच में एक टाइम आया, हाँ शादी हो गई तो उसमें एक टाइम आता है कि क्योंकि आपको फिर आप सिर्फ अकेले नहीं रहते, आपको साथ लोग अटैच हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस अटैच हो जाती हैं और नए लोग आ जाते हैं आपकी लाइफ में। तो उसके बाद ना काफ़ी होते हैं बम्पी रोड्स आ जाते हैं और आपने उसके अंदर से निकलना होता है। बट ये होता है कि आप निकल जाएं, आप उसके अंदर कहीं अपने आप को खो ना दें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके दोस्त। अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो आपको हार नहीं मानने देते, बेशक एक भी है बेशक आपकी लाइफ में अगर एक भी ऐसा इंसान है, हाँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसको आपको पता हो कि जी मैं परेशान हूँ तो इस बंदी को कॉल कर लूंगी, बात कर लूंगी तो जरा सहारा मिल बिल्कुल। जाएगा। कुछ ऐसे लोग जो हमेशा अवेलेबल होते हैं। नाम बताना चाहेंगी आप ऐसे दोस्त? मेरी बहन है, अच्छा, फरा, और मेरी एक फ्रेंड है शीरी, ठीक है, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थी। ठीक। इन दोनों ने मेरी लाइफ में बहुत मेरी हेल्प की है। मतलब मैं एक बड़ा इमोशनल इंसान हूँ, हमेशा से रही। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी इमोशनल होगी। नहीं, बहुत ज्यादा। मेरे अब्बू तो बहुत घबराते हैं हमेशा कि ये तो रोना ही मतलब वो अभी भी मुझे समझते हैं कि मैं वैसे ही हूँ। बट मैं बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हूँ। और मेरे लिए मुश्किल सबसे बड़ा ये है कि मैं होता है ना कि इंसान उन चीजों के अंदर वो हो जाता है, गुमना शुरू हो जाता है। सही। तो इन लोगों ने ना, इन दो लोगों ने मेरे लिए, मेरी लाइफ में मेरे अब्बू के अलावा, मेरे अब्बू मेरी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो रहे, मेंटोर है मेरे। सही। और एंड उसके बाद मेरी बहन छोटी जो है वो, और फरा, जो उठा के खड़ा कर देते हैं कि चलो भाई करो काम। और वो बहुत स्ट्रांग है। उनको देख के आप खड़े हो जाते हैं ना, आप कहते हैं कि अच्छा इन्होंने हार नहीं मानी किसी सूरत में, वो गिव अप नहीं कर रहे आप पे, तो आप क्यों गिव अप करते हैं अपने आप पे? वंडरफुल। तो ये वो चीज मुझे मालूम हुई तुम्हारी पर्सनालिटी के हवाले से ना कि मैं ऐसा बड़ी फोकस्ड होगी, बड़ी प्रो किस्म की ना, नो इमोशन नो सेंटिमेंट्स। अब हूँ मैं। अच्छा, होगी। ये हर इंसान की लाइफ में होता है ना। फिर बड़े होना पड़ता है। आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी क्या है? नहीं, 4 मिनट रह गए हमारे पास। 4 मिनट में 4 मिनट में कर देती हूँ, कोई नहीं, कहानी कोई इतनी वो नहीं है। ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता आपने कहाँ जाना है, क्या कुछ करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है जो आपकी फैमिली सपोर्ट आपके साथ होती है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है मेरे साथ। ऑब्वियसली मेरी मदर बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं हर चीज में। तो वो मेरे लिए वो लाइफ मुश्किल नहीं थी कि जो है ना वो किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बड़ा स्मूथ चलता रहा, अल्लाह का शुक्र है बड़ी स्मूथ सारी चीजें चल रही हैं। तो वो ये नहीं है कि कहीं पे कोई मुश्किल है। मुश्किल आपको हर चीज में आती है, वो ऑब्वियसली अप डाउन चीजें चलती हैं। लेकिन वो ये है ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल आए कि आप बिल्कुल गिर जाएं फिर उठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो वो ये है कि स्मूथ। अभी आप सिंगल भी है ना, जी ऐसा ही है। बम्पी राइड नहीं शुरू आने दे। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और साथ होती है तुम्हारे? मेरे साथ मेरी बहन होती है, क्योंकि वो ड्राइव सारा टाइम मेरे साथ आना, पिक एंड ड्रॉप सिर्फ उसकी होती है। तो इसीलिए वो ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। बहनें तो बहुत बड़ी सपोर्ट, बहन की सपोर्ट, मदर की सपोर्ट, फिर फैमिली की सपोर्ट। तो वो मेरा भाई है माशाल्लाह, उसने कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं। वो कभी होता है ना भाइयों का ये कर लिया, वो है। मेरे फादर बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये बहुत ब्लेसिंग है कि आपके पास अच्छी फैमिली होती है। तो बहुत बहुत तमाम खवातीन जो काम करना चाह रही है, सोशल मीडिया पे आना चाह रही है, जल्दी से क्या पैगाम देंगे उनको? अपने काम पे फोकस रहें। जिस तरीके से अपना काम आप करना चाहते हैं करें, जो आपका दिल चाहता है वो आप काम करें। ये मत सोचें कि हमें दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या नहीं कहेगा। जो आपको अच्छा लग रहा है वो काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर उस चीज का जो है ना वो अजर देगा, कामयाबी करेगा। जी फायजा। और जो भी काम करें उसको ना कंसिस्टेंसी से करें। ऐसे नहीं कि एक काम किया उसको छोड़ दिया फिर दूसरा काम किया। जो भी काम करें उसको कंसिस्टेंसी से करें। रिजल्ट आता है तो कभी लेट आ जाता है, कभी जल्दी आ जाता है। अब वो देखें, कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम 8 साल से ना पेज बना के बैठे, हमारा काम नहीं चल रहा। देखिए आप उस काम को फोकस करें, आप काम करना स्टार्ट करें, वो होता है। कुछ लोगों का जल्दी काम हो जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप काम वैसे करेंगे, अपना पूरा टाइम देंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह। एक चीज है, मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है
बट हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके स्मार्ट वर्क दोनों, हाँ एग्जैक्टली, अगर आपकी डायरेक्शन सही है ना और उसमें आप हार्ड वर्क करें और कंसिस्टेंसी से करें तो ये हमेशा रिजल्ट आता और है। साथ में फिर आपके जो पेरेंट्स हैं ना और या जो आप हैं उनकी जो आपके साथ दुआएं होती हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो पीछे आपको दुआएं दे रही होते हैं। मेरी मदर है सारा टाइम दुआएं कर रही होती हैं, वो भी ऑब्वियसली जब आप एक जंगजू सा बच्चा मैंने छोड़ दिया बाहर, खैरियत से वापस आ जाए। नहीं, ये मेरे दोनों मेहमान ऐसी है, प्रोग्राम खत्म होगा तब भी ये बोलती रहेंगी। काम है, बट आई एम सो हैप्पी कि तुम दोनों ने टाइम निकाला। फायजा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मिलके। इसी बहाने मुलाकात होगी। एग्जैक्टली, ऐसी बहाने मुलाकात होगी, वैसे तो होनी नहीं थी। हम लोग कब से मिलना चाह रहे हैं, हम लोग मिल नहीं पा रहे। आपकी वजह से नहीं मिल रहे, मेरी वजह से क्या है, सॉरी। तो मिलते जुलते रहे। हुमा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, यू लुकिंग सो प्रिटी। इसी तरह दोनों मुस्कुराते बिखेरती रहो, खुश रहो, और आपने घबराना नहीं है, बस ये कहूँ। आपने नहीं घबराना, हमारे जाने के बाद आपने नहीं घबराना। मैं तो फिर ऐसे कहूंगी ना, तो शुक्रिया हो गया। नहीं, आपको आप जो मुझे इनकी बातों से लगा वो ये है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती है। एक अच्छे सपोर्ट फैमिली का, फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, और उन दोस्तों को समेट के रखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी कदर करें, उनको गाए बगाए तारीफ़ करते रहें। तारीफ़ सुनने के लिए ज़रूरी है कि हम तारीफ़ करते भी रहें। और बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग अगर आपके पास ऐसी फैमिली है, ऐसे दोस्त हैं, ऐसा सर्कल है जो आपको गिरने नहीं देता। तो जनाब, नीयत साफ मंजिल आसान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेहमानों का, ये दोनों आई, बहुत अच्छा लगा। जो कुछ आपने सीखा फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, कल मैं जरूर पूछूंगी आपसे। 0514102251। कल फिर मुलाकात होगी पॉजिटिव मेहमानों के साथ, बहुत सी बातें करेंगे, गप लगाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए हम तीनों की तरफ से। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।